So the question number 4 we will discuss at here, and in a question number 4, this is a 20 marks question. Read the question first. Compare and contrast between programmed learning and probability learnings, and also highlight their advantage and disadvantage. So let's see. Here is the given concept is compare and contrast, means what are the parameters for the comparison of probability learning and second is program learning. Getting? तो पहले आप यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट इन योर कॉपी यू नीड टू मेंशन व्हाट इज प्रोग्राम लर्निंग, और मेरी भाषा में क्योंकि 20 मार्क का क्वेश्चन है तो प्रोग्राम लर्निंग को पहले आप डिफाइन कर दो, आप प्रोग्राम लर्निंग को डिफाइन करें. सेकेंड पार्ट यू मस्ट राइट वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप इसका जरूर डाल दीजिए. तो राइट, प्रोग्राम लर्निंग को मैंने भी क्लास में डिफाइन कर दिया. देखो, अ लर्निंग टेक्निक्स यूज फॉर द सेल्फ इंस्ट्रक्शन and in which the materials are presented a series of sequential graduated steps or frame, means एक सीक्वेंस में चीजों को जब प्रेजेंट किया जाता है तो दैट इज बेसिकली प्रोग्राम लर्निंग. और उसके एग्जाम्पल आप ले लो कोई भी प्रोग्राम लर्निंग का. प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी is also example of program learning, and while we deals with mathematics, history, geography or any subject, breaking them into the small pieces and going one by one, right, so that is program learning. Then second part, दूसरा पार्ट इसमें, अच्छा ये भी बता सकते हो इस मॉडल को दिया किसने. दिस मॉडल was program learning was given by स्किनर, राइट. तो स्किनर को भी आप इंट्रोड्यूस कर देना क्योंकि वो भी एक फैक्ट सा बन जाएगा. एंड सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी लर्निंग. तो प्रोबेबिलिटी लर्निंग क्या होती है वो आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कर दें. और प्रोबेबिलिटी लर्निंग गिवन बाय इगॉन, क्या नाम था उसका, ब्रॉनविस्क. हाँ, इगॉन ब्रॉनविस्क ने दिया था प्रोबेबिलिटी लर्निंग. आई होप उसका नाम मैंने मेंशन किया होगा. Yes, Egon Bronwisk. This learning was given by, there is Egon Bronwisk ने इस learning को दिया. So अब probability learning क्या, the behavior is based on the terms of the probable success in attaining goals. तो probability learnings में basically एक क्यूज बेस्ड लर्निंग होती है, डेटा बेस्ड लर्निंग होती है. इसका दूसरा भी नाम होता है स्टैटिस्टिकल लर्निंग. द लर्निंग विच इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, बेस्ड ऑन डेटा, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी लर्निंग्स. तो प्रोबेबिलिटी लर्निंग का भी आप एग्जांपल यहां जरूर मेंशन कर दो आप. देन मेंशन द एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी लर्निंग. आप इसको कर दीजिए, किसने दिया, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है. अब इसको कंपेयर करो. तो कंपेयर यहां लिख देना, कंपेरिजन बिटवीन इसके बीच में कंपेरिजन बिटवीन प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग एंड प्रोबेबिलिटी लर्निंग. तो प्रोबेबिलिटी लर्निंग, हाउ यू विल कंपेयर देम, इन दोनों को कंपेयर करिए, प्रोबेबिलिटी लर्निंग एंड प्रोग्राम लर्निंग हेडिंग बना करके. तो व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर द कंपैरिजन ऑफ द प्रोग्राम लर्निंग एंड प्रोबेबिलिटी लर्निंग. जी बिल्कुल ऐसे ही बनाना आपको. तो कंपैरिजन करने के लिए पहला कंपैरिजन का सोर्स क्या होता है, बोथ मीनिंग, राइट. तो दोनों की मीनिंग अलग अलग है, गेटिंग, एंड बोथ हैव अ स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना. मीन्स अब प्रोग्राम लर्निंग एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है एंड बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी लर्निंग इज अ नॉन स्ट्रक्चर लर्निंग. देन अब दोनों के प्रिंसिपल्स की बात करें तो दोनों के प्रिंसिपल्स अलग हैं, राइट, और दोनों अलग कंडीशंस में अप्लाई होंगे. both are not applicable in a same conditions.
राइट। एप्लीकेशंस बोल सकते हैं कि इनकी एप्लीकेशंस दोनों की अलग अलग कंडीशंस में है जी। इसका प्रिंसिपल्स है फीडबैक, राइट। प्रोग्राम लर्निंग में फीडबैक मैटर करता है ना। मींस आप जैसे बढ़ते जाएंगे, मान लो पहला स्टेप किया और वहां से कोई फीडबैक आएगा, देन सेकेंड स्टेप करोगे, सेकेंड स्टेप किया, देन अगेन फीडबैक, देन यू विल डू थर्ड स्टेप। सो दिस इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप, राइट। अब प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी में स्टेप आउटपुट इज फाइनल आउटपुट क्या आता है उससे ज्यादा मैटर करता है। देन अब दूसरी चीजें अगर देखोगे तो इसका जो मेजरमेंट्स है वो अलग है, राइट। और इसका मेजरमेंट्स अलग है, तो वी कैन कंपेयर ऑन द सेवरल पैरामीटर। आप इसको यहां मेंशन कर सकते हो कंपैरिजन, गेटिंग। अब कंपैरिजन के ऐसे 5 से 7 पॉइंट आप बना दीजिए। आफ्टर दैट यहां पर एक थर्ड हेडिंग बनाएंगे। तो दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट। व्हाट अबाउट द सी पार्ट? इसमें आप लिखेंगे एग्जैक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज देयर ऐसे अदर आता है कंट्रास्ट। हेडिंग बना लेना कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कैसे है? दोनों के बीच में कंट्रास्ट बिटवीन प्रोग्राम लर्निंग, राइट, प्रोग्राम लर्निंग एंड दूसरा कौन सा? प्रोबेबिलिटी लर्निंग, यस। तो दोनों के बीच में कंट्रास्ट क्या है? एंड दैट कंट्रास्ट इवन आई हैव एक्सप्लेन एट देयर। देखो दोनों में कंट्रास्ट क्या है? दोनों में कंट्रास्ट ये है कि ये स्ट्रक्चर्ड होता है। कौन सा? प्रोग्राम लर्निंग स्ट्रक्चर वाई, बिकॉज इसमें आप एक सीक्वेंस के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लाइक दैट, मीन्स 1 2 3 ऑल दिस कम्स इन सीक्वेंस आफ्टर द गेटिंग फीडबैक्स। तो एक, लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं है। सेकेंड मीन्स प्रोबेबिलिटी में नॉन स्ट्रक्चर्ड है और इसमें सेल्फ पेसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सेल्फ पेसिंग मीन्स यू कैन डू ऑन योर ओन स्पीड एज पर योर फीडबैक्स। प्रोग्राम लर्निंग जब आप करते हो तो लक्ष्मीकांत पढ़ना है, आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो। 2 रात में भी पढ़ सकते हो, 10 दिन में भी पढ़ सकते हो, 2 महीने में भी पढ़ सकते हो, यस। क्योंकि उससे आपको फीडबैक आता रहता है कि मैं ऐसे ही ज्यादा अच्छा कर सकता, मैं इस तरह से ही करूंगा। सेल्फ पेसिंग इज इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या है? ट्रायल एंड एरर। बिकॉज आप इमेजिन करो, प्रोबेबिलिटी लर्निंग का मतलब वही, आपने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। जैसे कल मैं बता रहा था कि सिविल्स की प्रिपरेशन करते समय बच्चे एक बार पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अच्छे से तैयार कर लिया और उससे क्वेश्चंस अच्छे आ गए, तो हो सकता है प्रीलिम क्लियर कर ले गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड लर्निंग है रेदर देन प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग का मतलब कोर टॉपिक पर आप फोकस करो, उस पर स्ट्रॉन्ग बनाओगे। तो दैट इज बेसिकली नॉन स्ट्रक्चर। इसमें ट्रायल एंड एरर ज्यादा होता है एंड इसमें इमीडिएट फीडबैक आता है, गेटिंग। जैसे पहला स्टेप आपने किया, तुरंत फीडबैक मिल गया, so just you are getting immediately feedback, then you will move to the second step, third step, next step. But what about here? Delayed feedback, right? आप एक सारा फीडबैक एक ही साथ आएगा बट लंबे टाइम के बाद आएगा। देन दिस कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड बाय बिहेवियरिज्म, क्योंकि स्किनर क्या थे? एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे। एंड कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लर्निंग में आपकी जो डिसीजंस के बेस ही सब कुछ है। आपने लास्ट टाइम 2 टॉपिक पढ़ के अपने आप को प्रीलिम क्वालिफाई कराया था, आपका डिसीजन था, नेक्स्ट टाइम होगा कि नहीं कोई गारंटेड नहीं। कॉग्निटिविज्म, इसमें तो ब्रॉनविस्क का कॉन्सेप्ट था ना, मल्टी इगॉन ब्रॉनविस्क नाम, राइट। इगॉन ब्रॉनविस्क, हाँ लिख सकते हो इगॉन ब्रॉनविस्क करके। तो ये एक लीनियर मॉडल है। व्हाई इट इज लीनियर मॉडल? बिकॉज इसमें वन आफ्टर देन सीक्वेंस में इट विल गोज, whereas other it is a non-linear model.
तो देयर इज अ डिफरेंस। तो तीसरा पॉइंट आपने लिख दिया इस क्वेश्चन के आंसर्स में। पहला क्या लिखा, दोनों की मीनिंग और दोनों के एग्जांपल्स एंड दोनों के कंपैरिजंस। देन आपने लिख दिया कंट्रास्ट, यस। एंड देन अब कंट्रास्ट के बाद इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट भी तो है, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो। तो हाँ जी, तो अब आप दोनों के एडवांटेज एक साथ लिख सकते हो। किसके, यहां पर हेडिंग डाल दो प्रोग्राम लर्निंग, राइट। प्रोग्राम लर्निंग के एडवांटेज क्या है बताइए, और प्रोबेबिलिटी के क्या एडवांटेज, प्रोबेबिलिटी के एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम लर्निंग के एडवांटेज है रिसोर्स वेस्टेज अवॉइड हो जाता है, राइट। अब अवॉइडेंस ऑफ, यहां लिख दो अवॉइडेंस ऑफ रिसोर्स वेस्टेज। रिसोर्स वेस्टेज जो होंगे आपके, वो आपके कम हो जाएंगे अगर आप प्रोग्राम लर्निंग करेंगे तो। सेकंड, इसमें एक बड़ा एडवांटेज है कि आपको जो फीडबैक है, फीडबैक इज सोर्स फॉर द नेक्स्ट बिहेवियर, फॉर नेक्स्ट बिहेवियर, आगे जो अगला बिहेवियर आएगा उसके बेस पर ही आएगा, क्योंकि तुरंत, हाँ तुरंत, बट यहां तो फीडबैक नहीं आ रहा है। अच्छा माफ करना, अब प्रोबेबिलिटी लर्निंग के एडवांटेज क्या है। प्रोबेबिलिटी लर्निंग के एडवांटेज ये हैं कि इससे थिंकिंग एंड रिस्क काफी बढ़ जाती, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग विल इंक्रीज बाय द प्रोग्राम लर्निंग, गेटिंग इट और नॉट। क्यों, क्योंकि आप धीरे धीरे उसके लिए एफर्ट्स लेना शुरू कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी लर्निंग में इनिशियली देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ आवर accepting acceptance of the various concepts, acceptance of various concepts, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर जाते हैं इफ यू विल डू प्रोग्राम लर्निंग। सो अदर थिंग्स यू कैन मेंशन, ऐसे यहां हेडिंग बना सकते हो एडवांटेज, राइट। तो एडवांटेज, advantage is here, getting it। तो प्रोग्राम लर्निंग एंड प्रोबेबिलिटी लर्निंग दोनों आपस में मूव कराते चले जाओ। अब ऐसे और प्रोग्राम लर्निंग के क्या एडवांटेज है बता सकते हो आप। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये लीनियर एंड ब्रोंकियल दोनों हो सकता है, मे बी लीनियर और ब्रोंकियल भी हो सकता है, ब्रांच के फॉर्म में भी प्रोग्राम्स बनाए जाते जी, हाँ, मे बी लीनियर एंड ब्रोंकियल ऑल्सो, मीन्स ये ब्रांच के फॉर्म में भी हो सकता है, बट ये ऑलवेज। अच्छा प्रोबेबिलिटी लर्निंग्स में क्या है कि इसमें प्री जजमेंट नहीं आता। एक पॉइंट ये भी लिख दो, इसमें प्री जजमेंट नहीं आएगा, और जो कि अच्छा भी है। प्री जजमेंट मीन्स पर्सन में प्रीजुडाइस बिकॉज ऑफ, इसीलिए तो ट्रायल एंड एरर ज्यादा वो कर रहा है, राइट। अब ऐसे इनके डिसएडवांटेज आप एटलीस्ट 2-3 और लिखिए, देन इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। डिसएडवांटेज किसके डिसएडवांटेज, प्रोग्राम लर्निंग्स एंड देन प्रोबेबिलिटी लर्निंग्स। प्रोग्राम लर्निंग का डिसएडवांटेज ये है कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, राइट। सो क्रिएटिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्रिएटिविटी डिक्लाइन, क्रिएटिविटी डिक्लाइन, हाँ क्रिएटिविटी डिक्लाइन, क्योंकि ऑल दैट थिंग्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन द प्री प्लान थिंग,
और जिस सोसाइटी, जिस जगह पे क्रिएटिविटी नहीं होती, जिस जगह पे सारी चीजें प्री प्लान्ड होती, वहां क्रिएटिविटी बहुत कम होती। ये ब्यूरोक्रेसी में भी देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी लर्निंग का, इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। डिसएडवांटेज क्या हो गया? टाइम कंज्यूमिंग। व्हाई? बिकॉज यू आर डूइंग टू मच ट्रायल एंड एरर, राइट। अब इसमें मतलब इन्हीं दोनों टर्म्स का यूज करके इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप बहुत आसानी से लेते। ट्रायल एंड एरर, इफ यू विल डू टू मच, so what will be there? Definitely there is too much time consuming process. And there is, if you are getting delayed feedback, so maybe interest may be automatically and interest खत्म हो सकता है, डिसअपियर हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। गेटिंग? तो एक ड्रॉबैक ये भी है। तो इसी के बेस पे आप लिखते चले। अब जैसे इसका डिसएडवांटेज है कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है, प्रोबेबिलिटी लर्निंग का स्ट्रक्चर्ड नहीं है और उसमें लिख देना कि वही सारी बातें घुमा के लिख सकते। गेटिंग इट? तो आप इसके आंसर से लिखिएगा, एबल टू राइट और नॉट। हाँ चले, अच्छा लगेगा अगर आप लिख पाएंगे तो। देन नेक्स्ट इज कंक्लूजन, इसमें जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे लिख रहे हैं। ऐसे एक लाइन लिख सकते हो, एक लाइन या दो लाइन, कि बोथ लर्निंग्स आर इंपॉर्टेंट इवन दो दे हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दोनों लर्निंग के अपने मीनिंग है और अपने फायदे नुकसान दोनों है। खैर आइए हम लोग करते हैं, डू यू थिंक दैट मल्टीकल्चरल सोसाइटी socialization is a big issue? सही बात है ना? And give your opinion in this regard and suggest proper socialization mechanisms. So this is 15 mark question. अच्छा क्वेश्चन है ना जी? तो आप क्या लिखेंगे? इनिशियली जो सोसाइटी है, सोसाइटी हैज फेस्ड 3 ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी दुनिया की जो सोसाइटी है 3 बड़े बदलाव का सामना किया। फेस्ड 3 ट्रांसफॉर्मेशंस, 3 बड़े बदलाव देखने को मिले। हाँ, दैट 3 ट्रांसफॉर्मेशन which is a big source of psychology, which is big source of psychology. Getting Priyam? Which is big source of। अब 3 दुनिया में, इस धरती पे 3 बड़े चेंजेस क्या क्या हुए बता सकते हो? That the first changes on this earth is converting agrarian society। तो एक एग्रीगेरियन सोसाइटी बना, ये धरती का बहुत बड़ा बदलाव। दिस इज अ बिग चेंज ऑन दिस अर्थ। एग्रीगेरियन सोसाइटी, जब एग्रीकल्चर आया तो वहीं से सोसाइटी बनना शुरू हुई। नहीं, एग्रीगेरियन सोसाइटी कब बनती है? एट द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड। जी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं। जब भारत या पूरी दुनिया में कृषि आई तो वहां से लोग ग्रुप में रहना शुरू कर दिए, विलेज बन गए, जिसको जना कहा जाता था। पहले एग्रीगेरियन सोसाइटी बनी कि नहीं बनी? अब एग्रीगेरियन सोसाइटी के बाद दूसरी सोसाइटी बनती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल मींस अब एग्रीगेरियन सोसाइटी पूरी दुनिया में क्या होती थी? सपोज कोई रिवर बैंक है कहीं, तो थोड़ा सा यहाँ स्केटर्ड है, यहाँ स्केटर्ड है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, लाइक दैट। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन मिनरल बेस और रिसोर्स बेस, तो वो हो सकता है यहां बनी। अब हुआ क्या कि जो एग्रीगेरियन सोसाइटी के लोग थे, यहां से भी मूव करके आए, यहां से भी मूव करके आए, यहां से मूव करके आए,
यहां से भी, यहां से भी, राइट, यहां भी, सब जगहों से जी इंडस्ट्री बन गई, कलेक्ट हो गई। तो जितने लोग आए, जैसे मान लो कोई पर्सन बिहार से आया, तो वो क्या लाया होगा? अपना कल्चर लाया होगा, अपनी कल्चर, रूरल लैंग्वेज लाया होगा, सब कुछ लाया होगा, वैल्यूज लाया होगा, एटीट्यूड लाया होगा, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस लाया होगा। अब दूसरी मान लो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई पुणे के पास में, तो पुणे में जो लोग जाएंगे वो सब भी। तो दूसरी इस धरती का बहुत बड़ा बदलाव क्या हुआ? इंडस्ट्रीज करना, क्रिएट करना। एंड थर्ड बिगेस्ट चेंज ऑन दिस अर्थ इज, तीसरा इस धरती में बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ, राइट, क्या हुआ? हाँ, थर्ड बिगेस्ट चेंजेस आईटी, आईटी रेवोल्यूशंस। जो आईटी रेवोल्यूशंस हुआ, ड्यू टू दैट एक धरती में, या फिर कह सकते जो एलपीजी आया, कि तीसरा धरती पे बहुत बड़ा चेंजेस। अब जो एक नई सोसाइटी बनी, और वो सोसाइटी में, यहां सपोज दैट सोसाइटी इज न्यू प्लेस, तो वहां एग्रीकल्चर करने वाला भी पर्सन कनेक्ट हो गया, और इंडस्ट्री में भी काम करने वाला कनेक्ट हो गया, सारे लोग एक नई सोसाइटी में कनेक्ट, राइट। तो इट लीड अर्बनाइजेशन। इट्स बेस्ट एग्जांपल मींस जब सर्विस सेक्टर, यू कैन से सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर इवॉल्व हुआ, तो इससे एक नई सोसाइटी बनी। समझ में आ रहा है ना? अब इस नई सोसाइटी के पास में आप देखो एक मिक्स्ड कल्चर हो गया, सिमिलरली मिक्स्ड वैल्यूज हो गए, मिक्स्ड एटीट्यूड हो गए, मिक्स्ड एटीट्यूड, गेटिंग इट्स? कैसा एटीट्यूड बन गया? मिक्स्ड टाइप का। एंड बिलीफ में भी क्या हो गया? वो भी मिक्स्ड मान के चलो, एक मिक्स्ड बिलीफ भी पैदा हो गया। भाई ना बातें मैं क्या कहना चाहता, मतलब सब कुछ मिक्स हो गया। क्यों मिक्स हो गया? तो अब खास तौर से जैसे मान लो मैं किसान का, मान लो क्या रियली मैं किसान का बेटा, मेरे फादर किसान करते, मुझे खेतों में काम करने की भी कभी कभी मौके मिले, तो बहुत हार्डवर्क करते थे हम लोग, बहुत मेहनत से खेती करते थे। अब जब शहर में आए तो कई चीजें हमें अजीब लगने लगी, जैसे यहाँ का खाना, यहाँ का पीना, यहाँ का रहना, यहाँ की वैल्यूज। और दिल्ली इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीकल्चरिज्म, because in Delhi the peoples of Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana, Delhi, Chandigarh, every part of the peoples are living at. अब जो गांव के बच्चे के लिए छोटे कपड़े हो सकता है, उसने ना देखे हो तो उसको क्या लगेगा? बोलेगा अरे यार ये तो बड़ा अजीब लगा। लेकिन जो शहर का होगा, हो सकता है उसके लिए कोई बात नहीं। किसी एरिया में, किसी जगह में जहां प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं टीचर देते रहे होंगे, अब दूसरे एरिया में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा हो। गेटिंग इट्स? Like when I went to the study in southern India, Kerala, so I have seen there. अब मेरे प्रोनाउंसिएशन मैच ही नहीं होते थे, बच्चे हंसते थे। इट हैपन और नॉट? तो ये मल्टी कल्चर सोसाइटी। अब क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक दैट मल्टी कल्चर सोसाइटी इज अ बिग इशू? यस सर। क्यों? बिकॉज yes, because in multicultural society the peoples are not mixing their cultures, so that may lead crimes, criminalism की तरफ बढ़ के जाते हैं। Getting my points? कैसे? क्योंकि मल्टीकल्चर सोसाइटी में हमारे लिए जो वैल्यूज हैं वो दूसरे के लिए वैल्यूज हो सकता ना हो, तो इट लीड टुवर्ड द बिग इश्यूज। क्यों है? बिकॉज यहां लिख दो व्हाइट इज, तो पहले आप बता दो हल्का सा व्हाट इज मल्टीकल्चरिज्म।
और ये भी बता दो कि धरती पे 3 बड़े चेंजेस आए और उस 3 चेंजेस की वजह से सारी कल्चर, सारी वैल्यूज, एग्रीगेटेड सोसाइटी लगभग बनने में कितना साल लगा बता सकते हो आप? 2000 साल, 2000 ईयर। तो मीन्स इसको 2000 सालों में, ईयर्स के अंदर ये एग्रीगेटेड सोसाइटी बनी। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी कब बनी? 17 और 16 सेंचुरीज के अंदर, 1773 कुछ ऐसा होगा। और मीन्स ठीक उसके 200 साल या 250 इयर्स के बाद फिर तब तक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी। तो इसके वैल्यूज उतने स्ट्रांग नहीं थे और तब तक एक नई सोसाइटी बन गई। बट जो एग्रीगेटेड सोसाइटीज की वैल्यूज, बिलीफ, थॉट, परसेप्शन, लर्निंग बहुत ज्यादा फिक्स्ड हो चुके थे। लव जिहाद क्या है बेटे? लव जिहाद एक एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट का, एग्रीकल्चर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। भाई वो लड़का था, आराम से एग्रीकल्चर सोसाइटी में फिक्स था कि उसके साथ ही मैरी होगी, ब्राह्मणा ब्राह्मणा से होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से होगा। बट मल्टीकल्चरिज्म में क्या हो गया? मिक्स हो गया। व्हाट इज देयर? लाइक माय वाइफ इज क्षत्रिय, दैट इज देयर। What is it? Mixing is there. Like I born in Uttar Bharat. I studied in southern India. I got married into the Delhi. So what is there? Mix. So due to that, अब जैसे मेरे घर में क्या है, मैं सुबह में बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। मैं अपनी बात बताता हूँ, बिग इश्यूज क्या है। अब मुझे जल्दी उठना, जल्दी लाइट जल गई, अब मेरे बच्चे वाइफ वो लोग लेट सो के कहते हैं आप जल्दी उठ जाते हो, मैं लाइट जला दे तो हमारी नींद खराब हो जाती है। So this is a big issues. Getting my points? तो अब एक क्योंकि मिक्स, जहां मल्टी कल्चर सोसाइटी होगी वहां पहला इश्यूज क्या होगा? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम। आप थॉट पैटर्न, वैल्यूज में चेंजेस होंगे। पहली प्रॉब्लम होगी वहां पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिलीफ नहीं रहेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो बहुत सारे चैलेंजेस आप, अच्छा इतना इंट्रोड्यूस करने के बाद आप लिख देना बिग इश्यूज, राइट? बिग इश्यूज ऑफ मल्टीकल्चरिज्म। तो मल्टीकल्चर सोसाइटी के बड़े इश्यूज क्या हैं? फर्स्ट इश्यूज इज देयर, अब बड़े इश्यूज हैं क्रिमिनलिटीज, एक क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। गेटिंग इट? क्यों भाई? हमें अब पहले होता क्या था, तो मैं रूरल एरिया से इसलिए ज्यादा कनेक्ट करूंगा। एक दूसरे गांव की वुमेन है, अगर वो अंधेरे में जा रही तो उसकी हम हेल्प करके छोड़ने जाते थे। इज इट ट्रू? कि दीदी जा रही है, बहन जा रही, भाई साहब का वो बेटी जा रही, बेटा। इज इट ट्रू और फॉल्स? बट शहर में क्या होता है, अंधेरे में जाते उसको क्या करते लोग? छेड़ देते। दैट इज ए क्रिमिनल। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। नहीं। इज इट? हाँ हाँ। क्या चीज के लिए? सर एनसीआरबी का डेटा उठाओ ना, मैं अपने हवा में थोड़ी ना बोल रहा हूं। टेक द एग्जांपल ऑफ निर्भया केस, व्हाट वाज दैट? निर्भया कांड को ले लो ना, ऐसा एनसीआरबी का डेटा उठाओ, फिर आप पुलिस के जाओ ना। यहां अच्छा, अब मल्टीकल्चरिज्म से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगा बेटे। क्यों? क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन से मैच, उसके वैल्यूज एथिक्स मैच ही नहीं खाएंगे, तो वो बच्चों को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। वुमेन को प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट यहां बिग इश्यूज है, दैट इज द ह्यूमन ट्रैफिकिंग।
So human trafficking is big things. Third, substance abuse. Substance abuse बढ़ेगा multiculturalism में or not? It will happen. Reason, substance abuse. जी सब बढ़ेंगे इसमें ना, बड़े इश्यूज बन जाएंगे. इंटरनल सिक्योरिटीज के जितने भी आपने टॉपिक्स समझे होंगे वो डाल सकते हो, तो बड़े इश्यूज होंगे. राइट. कम्युनलिज्म विल इंक्रीज. कम्युनल क्राइसिस, बहुत बार जो फाइट होंगे, कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ जाएगी. टेक द एग्जांपल ऑफ, वो कौन सा है, नहीं अभी जहां पर हुआ था मेवात में हुआ, नुहू मेवात में क्या हुआ, दो कम्युनिटी के बीच में क्लैश हो गया. तो मल्टीकल्चरिज्म से हुआ कि भाई एक कल्चर का पीपल दूसरे कल्चर के साथ मिक्स हो रहा है. पहले इंडियन ही कल्चर, मान लो एक हिंदुइज्म कल्चर था, तो एक कल्चर के लोग थे ही नहीं. सो ये बड़े इश्यूज क्रिएट करेंगे. ऐसे करके आप 4th, 5th, 6th यू कैन मेंशन ऑल दैट इशू, बड़े सारे. सो एंड नेक्स्ट इज, इन योर ओपिनियन दिस रिगार्ड, गिव योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड. इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा, मल्टीकल्चरिज्म हैज, हाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो वो तो बल्कि यूनिक कल्चर में ज्यादा देख, क्योंकि जेंडर रोल्स डिवाइडेड है वहां पर. राइट. तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप, हाँ देखो, रिसोर्स यूजेस, एडेप्टेबिलिटी, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, माल एडॉप्टिव बिहेवियर्स जैसे एडिक्शंस वगैरह, ये सब बढ़ जाएंगे. अब नेक्स्ट पार्ट इसी में है कि गिव योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड. तो मल्टीकल्चरिज्म से मेरा ओपिनियन क्या हो सकता है? माय ओपिनियन विल बी बैलेंस. तो आप अपना ओपिनियन ये बताइएगा कि इस जब मल्टीकल्चरिज्म आया तो इससे कई जगह पे टॉलरेंस बढ़ गया, टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ गई. अर्लियर टॉलरेट क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज द एक पर्सन की जो वैल्यू दूसरे पर्सन के साथ मैच नहीं खाती, बट बोथ पीपल्स आर सिटिंग एंड लिविंग टुगेदर. टॉलरेंस हैज इंक्रीज्ड एंड मोर इंफॉर्मेटिक्स. पहले से ज्यादा हम सूचना से लेस हो गए. जैसे बॉम्बे के बारे में अगर कोई बॉम्बे का बच्चा बताएगा तो उससे अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे पास कोई नहीं हो सकती. तो मल्टीकल्चरिज्म में स्कूल्स कॉलेज में जहां भी है, तो वहां पर एक बच्चे को एक से ज्यादा स्टेट, पहले तो स्कूल में स्टेट ही पढ़ाए जाते थे, उस स्टेट पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कॉलेज में, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट के बच्चे खुद ही वहां मिल जाए. हिटिंग इट ऑन. देन नेक्स्ट आपको एक एडवांटेज, एक मुझे जो मेरा ओपिनियन ये लगता है कि मल्टीकल्चरिज्म से न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाए. लाइक टुडे इज गणेश चतुर्थी, राइट? क्या है आज छुट्टी किस बात की है? तो जो एक कोई फेस्टिवल्स, मान लो गणेश पर्व आ गया या मान लो दिवाली आ गई, तो दिवाली में जो दिए बेचने वाले सिर्फ हिंदूज नहीं होते, बात याद रखना. गेटिंग? तो क्योंकि वो एक फेस्टिवल है, एंड इन दैट फेस्टिवल्स अगेन पीपल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अब ऐसे जब ईद आएगी तो ईद में कपड़े सिर्फ वो इस्लाम की दुकान से नहीं खरीदेंगे वो लोग, तो कपड़े चाहिए कहीं किसी की भी दुकान से खरीद लें. मान लो कोई फेस्टिवल आया, दूध चाहिए, तो दूध खरीदने के लिए सिर्फ वो कोई जरूरी नहीं कि वो वहीं से लेंगे. तो इट इज वेरी कॉमन, राइट? तो ये मेरा ओपिनियन है कि इससे न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती. देन सजेस्ट प्रॉपर सोशलाइजेशन मैकेनिज्म. अब प्रॉपर सोशलाइजेशन मैकेनिज्म मल्टीकल्चरिज्म में क्या हो सकता है बताइए? अब मेरे साथ अगर क्लास पढ़े होगे तो मैंने एक हेडिंग जरूर पढ़ाया होगा, मैकेनिज्म ऑफ सोशलाइजेशन, यूनिट नंबर 4 में पढ़ाया. फर्स्ट इज कंडीशनिंग. तो मीन्स बच्चे को इस तरह की कंडीशनिंग करी जाए, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो या ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, दोनों से ही उसको उसके बिहेवियर को एनहेंस किया जाए, देन कैन डू बेटर.
देन इमिटेशंस, हाँ जी, कंडीशनिंग इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो आप कंडीशनिंग? जी, अब इसमें एग्जाम्पल ले लो जेबी वॉटसन का। जेबी वॉटसन कहता है कि गिव मी अ डजन ऑफ चाइल्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट आई कैन मेक देम, मे बी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जो भी कहेंगे। तो इमिटेशन, सेकेंड इज व्हाट, इमिटेशन करके भी आप अपने एक बच्चे को सही चीजें इमिटेट कराइए। इमिटेशन मीन्स अनुकरण करना होता है। जैसे इफ बीइंग अ पेरेंट्स वी विल प्ले अ गुड रोल, so definitely our kids will follow a good rules. But imagine if our prime minister is telling lie just for the winning election, so the people will imitate that कि यार ये दो पर्सन सिर्फ अपने फायदे के लिए सच कुछ भी बोल जाता है, so that is not good. Then identification means exact copying करना. Exact copying means if someone is speaking proper English, proper language, I hope you have seen many middle class societies or rich class societies children, they have very good English communication. Reason being the first, because of that imitations, their parents were also using English language appropriately at appropriate. And whereas you will take the some state like Uttar Pradesh and many other part of that, like Bihar, even the students have very good grammar understanding. Is it true, Priyam? बहुत अच्छी ग्रामर आती है, but unable to speak because of there is no identification, right? Then trial and error. So trial and error is one of the important conditioning. Should not focus only for the few trials to the anyone. जैसे आजकल बच्चे 3-4 चीजों में ही ट्राई करते हैं, सिविल्स एग्जाम्स, इंजीनियरिंग एग्जाम्स, मेडिकल एग्जाम्स, या फिर कमीशन के जो और 2-4 स्टेट कमीशन के एग्जाम्स होंगे। बट द रेस्ट ऑफ एग्जाम्स वर नॉट फोकस्ड बाय द एस्पिरेंट्स। बहुत सारी दुनिया में और भी पढ़ाइयां हैं, उन पे भी तो ट्रायल करके देखो आप, इससे डाइवर्सिटी बढ़ेगी। एंड इंडियन सोसाइटी इज टू मच डाइवर्स सोसाइटी। अदर इज रोल प्लेइंग। इफ वी विल प्ले आइडियल रोल्स with our children, so definitely they will try to do similar to that. अब आप कोई भी सब्सटेंस एब्यूज खुद ही करके आ रहे हो, आप अपने बच्चे को मना नहीं कर सकते हो सब्सटेंस एब्यूज करने के लिए। पता है आपकी बात? क्यों नहीं कर सकते सब्सटेंस एब्यूज के लिए? रीजन बीइंग क्योंकि आपको ही वो, तो अवॉइड दैट फर्स्ट योरसेल्फ। तो इस तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर के एक अच्छी सी सोशलाइजेशन एक बच्चे में करी जा सकती है। आगे बढ़ लें हम लोग। सारे हेडिंग कंप्लीट हो गए और इतनी मेन बातें, मुझे लगता है कि यही जब आपका आंसर होगा तो आपका अदर से आंसर डिफरेंशिएट हो जाएगा एंड यू कैन स्कोर गुड इन दिस। आगे आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज differentiate among theory, hypothesis and operational definition। 3 चीजें हैं यहां पर। among लिखा बेटा, there is among। so first of all you need to mention at here what is theory। theory क्या चीज होती? then you need to mention what is hypothesis and then operational definition। तीनों में डिफरेंशिएट करो। और मैंने कभी भी एक चीज बोलने की हमेशा कोशिश करी, इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू डिफाइन ईच वन। हर किसी को डिफाइन करें। so what is theory? theory means a well established concept which is applicable in various circumstances। established
well established or you can well proved concept. getting? अब ऐसे दूसरे तो मीन्स पहला डिफाइनिंग इसका कर दो, then hypothesis also need to define. So what is hypothesis? Hypothesis is a tentative statement of any research problem, right? So it is a tentative statement. एक tentative statement है जो किसी भी research problem का हो सकता है, right? Tentative statement is there. And next is operational definition. Operational definition means हाँ ये नहीं पता होगा. Operational definitions means the definitions which is applicable only in circumstances, means circumstantial application of any concept, that is operational definition. Like in psychology there is a lot of operational definition. Like there is a psychologist said that motivation is a internal energy. Some psychologists say it is an energy of behavior. So that there is a several operational definitions are there. Means इन सबसे भी हम अलग अलग definition से इसको समझ सकते हैं. अब कोई पूछे कि ये तीनों में फर्क क्या है, तो थ्योरी में अगर देखो ये ऑलरेडी टेस्टेड है. टेस्टेड मीन्स ये टेस्ट करके ही बनाया जाता है. गेटिंग? एंड ये क्या है? टेस्टेबल है. इट इज ए टेस्टेबल. ये इसकी जांच होगी कि ये सही होगा कि नहीं है. हाइपोथेसिस तो हमारे मन का एक सॉल्यूशन है, वो टेस्टेबल है कि करेक्ट होगा कि नहीं होगा. एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन इज व्हाट जस्ट इट इज अ कंपेटेबल होता है. कंपेटेबल एक सिचुएशन में वो एप्लीकेबल, इससे ज्यादा कुछ नहीं. बेटर देन अदर्स. दूसरी थ्योरीज में ये प्रूव्ड है. अच्छा, प्रूव्ड मतलब टेस्टेबल एक ही बात हो गई है ना. हाँ, ये राइट मल्टीपल एप्लीकेशन इसका हो सकता है. मल्टीपल एप्लीकेशंस इज देयर थ्योरीज का, बिकॉज इट कैन अप्लाई इनटू मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस. व्हाट अबाउट इट्स? राइट, मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं. मल्टीपल टाइप्स मे बी राइट बेटर. अब और अच्छा सोच सकते तो और अच्छा लिखेंगे. हाँ हाँ, और ये सरकमटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं. सरकमटेंस के ऊपर डिपेंड हाँ, सरकमस्टेंस के ऊपर डिपेंड. hypotheses are basically two types: null hypothesis and alternate hypothesis. हाँ, null means zero. नहीं, वो मीनिंग नहीं बनती. नल वो टॉपिक नहीं है बेटे. जैसे खैर लिखना चाहो तो लिख सकते हो. नल हाइपोथेसिस वो होगा कि जो किसी एक पॉपुलेशन के ऊपर उसकी टेस्टेबिलिटी और रिजेक्टेबिलिटी को चेक करते हैं. एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस को चेक, वो अलग चीज है, अभी जाने दो. अब ऐसे अगला पॉइंट्स क्या डिफरेंस है, इसके टाइप्स बोल सकते हो. थ्योरीज में मेनली दो, एक हो सकता है एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी टाइप्स की थ्योरीज हो सकती हैं. ठीक, तो मे बी इसके टाइप के बेस पे बता सकते हो. एक्सप्लोरेटरी हो सकती है एंड कंफर्मेटरी भी हो सकती है. एंड हाइपोथेसिस के टाइप्स अलग हैं, लाइक H0 एंड H1, दैट इज सेपरेट थिंग्स.
राइट, एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे कोई टाइप तो होते हैं नहीं, यू कैन कंपेयर देम वेल, और कंपेयर करने के लिए ही कहा है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही कहा है। अब एक एग्जांपल्स डाल सकते हो इसको, एग्जांपल्स आल्सो यू कैन राइट, अगेन यू कैन राइट एग्जांपल सेट हियर, सब में एग्जांपल। तो बाय दिस वे यू कैन प्रूव, इवन एप्लीकेशंस की एक पॉइंट और डाल सकते हो, एप्लीकेशंस दोनों के अलग अलग है। अच्छा खैर ऊपर ही लिख दिया था एप्लीकेशन, तो कुछ पॉइंट इसके हमने लिख दिया। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी इज अ वेल substantiated explanations of the some aspect of the natural world. It is a comprehensive and organized framework that seek to be explained and predict the phenomena based on the empirical evidence. तो जो थ्योरीज होती है वो एक प्रॉपर एम्पिरिकल एविडेंस बेस्ड होती है। हाइपोथेसिस में जस्ट एक प्रिडिक्टेड होता है, उसका भी कोई ऐसा बेस नहीं होता। एंड देन ऑपरेशनल डेफिनेशंस मींस एक कॉन्सेप्ट जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, डिफाइन करने के लिए बना दिया जाता है कि बस ठीक है यही चीजें होगा, दैट इज देयर। यू कैन सी दैट इवन आई विल शेयर दिस, तो आप इसको देख लेना, ये पॉइंट्स आप जरूर रखना, और रिमेनिंग पैरामीटर्स जो बनाया वही पैरामीटर्स पे आप उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 आ गया, जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन है। तो शुड देयर रिसर्चर ऑलवेज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस बिफोर कलेक्टिंग डेटा, जस्टिफाई योर आंसर विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। क्या हाइपोथेसिस बनाना हर बार जरूरी होता है? इट इज नॉट नेसेसरी, राइट। तो आप लिख देना, पहले क्या डिफाइन करोगे? हाँ, डिफाइन हाइपोथेसिस मीन्स इन योर आंसर्स यू मस्ट डिफाइन in your answer you must define hypothesis, hypothesis को define कर। So what is hypothesis? Hypothesis is a tentative statement of any problem, यहां पूरा लिख दो, hypothesis is a tentative statement of any problem which is testable, statement which is testable, which is testable, जिसकी तो जांच करने की जरूरत पड़ेगी, which is testable। या फिर अगर आपको कार्लिंगर की डेफिनेशन से याद है तो यू कैन मेंशन अबाउट कार्लिंगर्स, तो कार्लिंगर की डेफिनेशंस अगर आपको याद है सो यू कैन मेंशन एट देयर आल्सो, राइट। एंड हाइपोथेसिस के बारे में एक पैराग्राफ आप लिखने की कोशिश करो यहां पर, कि हाइपोथेसिस किसी भी ऑलमोस्ट मीन्स हाइपोथेसिस यूज ऑलमोस्ट इन रिसर्च, माफ करना इसके लिए मैं दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूं, hypothesis used in many research, hypothesis is used in many research to quantifying the behaviors, to quantifying the behaviors and mental process, but quantifying the mental process and behavior, एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल, इफ वी आर गोइंग टू डू एनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, राइट, अनदर इज एनी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मेनी मोर, राइट। सो इन दैट केस hypothesis first will be formulated by the researcher,
तो रिसर्चर के मन में किसी प्रॉब्लम को लेके जो सॉल्यूशन पैदा हो जाता है उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि व्हाई देयर इज कैंसर, बता सकते हो क्यों कैंसर है आप इस, तो हाइपोथेसिस। अब मैंने पूछा कि व्हाई देयर इज कैंसर, आपके मन में कई जवाब आए। फर्स्ट, ड्यू टू द मल एडॉप्टिव हैबिट की वजह से लोगों को कैंसर है। ड्यू टू द हाई स्ट्रेस एंजाइटियस लाइफ देयर इज अ कैंसर। मे बी ड्यू टू द रेडिएशन देयर इज अ कैंसर्स। मे बी एनी टाइप्स ऑफ ड्रग अब्यूज लीड द कैंसर्स। तो हमारे मन में बहुत सारे जो सॉल्यूशन पैदा हो जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। जी, किसी भी प्रॉब्लम को लेके ऐसे जो भी सोच रहे हैं लिख रहे हैं, लिखना भी होता है। जी, जस्ट एक फनी एग्जांपल मैं क्लास में देता हूं, याद करो। एक दिन हस्बैंड घर से लेट आए, माफ करना ऑफिस से लेट आए, तो वाइफ बहुत सारी हाइपोथेसिस बना सकती है। कौन कौन से हाइपोथेसिस? कि हो सकता है ऑफिस में काम ज्यादा हो इसलिए लेट आए, हो सकता है कि कहीं बस खराब हो गई हो या उसकी कार खराब हो गई हो सकता है वर्कलोड ज्यादा रहा हो तो इसलिए, हो सकता है बॉस के साथ मीटिंग रहा हो सकता है रास्ते में किसी के साथ कॉफी पीने चला गया हो। तो इट मीन्स एक ही प्रॉब्लम के हमारे मन में जो बहुत सारे सॉल्यूशन पैदा हो जाते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेबल, जिसकी जांच करनी पड़ेगी। अब वाइफ जांच करेगी, कर सकती, खैर उसका मन। नेक्स्ट, तो अब एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। गेटिंग इट और नॉट? तो मीन्स मेंशन द कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट वही बोला जो मैंने बताया आपको कि हाइपोथेसिस बहुत सारे टेस्ट में यूज होता है और एक रिसर्चर बनाता, जो कि माफ करना बहुत सारे रिसर्च में यूज होता है, जिसको रिसर्चर बनाता है और उसको जगह जगह पे यूज करता है। देन नेक्स्ट इज आगे है कि क्या शुड द रिसर्चर यूज फॉर्मुलेट ऑलवेज हाइपोथेसिस, यहां पर। तो यहां इसका जवाब दे दो, शुड रिसर्चर ऑलवेज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो पूछा जाए तो जवाब आपको देना है नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉर्मुलेट ऑलवेज हाइपोथेसिस, स्पेशली इन द केस ऑफ अ ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी या बहुत ऐसे रिसर्चेज हैं जो क्वालिटेटिव नेचर्स के हैं, तो आप लिख देना कि इट इज नेसेसरी मेनी क्वालिटेटिव रिसर्च, मेनी क्वालिटेटिव रिसर्च नीड, क्या चाहिए उनको, क्वालिटेटिव रिसर्च नीडेड नो हाइपोथेसिस, उनको कोई हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती। इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस। वो किस पे बेस्ड होते हैं? एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। और इसको पढ़ने के लिए समझने का एक लॉजिक और भी कर सकते हो आप। ईपीजी पाठशाला का नोट्स है, वहां पर क्वालिटेटिव हाँ क्वालिटेटिव नहीं, हाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च में दोनों का डिफरेंस बताया हुआ कि क्वालिटेटिव रिसर्च कहाँ अप्लाई होगा और क्वांटिटेटिव में लगभग 24-25 पॉइंट डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो वहां से देख लो, साफ साफ लिखा है कि जो हाइपोथेसिस है वो मेनली क्वालिटेटिव में एप्लीकेबल होता है, क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में नहीं। तो साइकोलॉजी जो है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो मोस्टली किस तरह का होता है, वो क्वालिटेटिव है। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर पर सब जगहों पर हम लोग हाइपोथेसिस को अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट ये भी लिख दो कि ह्यूमन बिहेवियर इज मोस्टली इन क्वालिटेटिव नेचर्स, human behavior is in qualitative natures where hypothesis formation is difficult, so various research method is based on
अब इसका एग्जाम्पल लिख दो, अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स जहां हाइपोथेसिस ना चले, लाइक जॉब सेटिस्फैक्शन among the civil servant या job satisfaction among the organization's employee, among the employees in organization. तो जैसे मान लो कोई ऑफिस है, उस ऑफिस के लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन लेने के लिए पहले आप देखोगे, नीचे जाओगे, अलग अलग लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। यहां पर सपोज दिस इज ए लेवल, बी लेवल, and again there is labels, and ए बी लेवल पर जाएंगे, फिर सी लेवल पर जाएंगे, देन मीन्स नीचे से डेटा ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। जैसे एक ऑफिस है, सबसे पहले प्यून से पूछेंगे उसका जॉब सेटिस्फैक्शन कितना, फिर उससे ऊपर के सी ग्रेड के एम्प्लॉय से पूछेंगे भाई आपने जॉब से कितना सेटिस्फाई, देन बी, देन ए। तो मीन्स नीचे से फीडबैक ऊपर की तरफ जा रहा है। आप नहीं कह सकते हो पहले से कि यहाँ के लोग सारे सेटिस्फाइड ही होंगे या नहीं होंगे, वो तो डिपेंडिंग ऑन डेटा, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी में खास तौर से इस तरह का हाइपोथेसिस बनाने से आपका हाइपोथेसिस गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज देयर, आगे प्रोसीड कर, डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना चाहिए प्रियम, आपके अकॉर्डिंग बताओ बेटे। डिफाइन, डिसीजन मेकिंग। और देखो जब ऐसी कोई भी क्वेश्चंस आए, मैंने एक ही चीज आपसे हमेशा बोला कि आप एक कोशिश करो किसी साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस को याद करो, और मेरे ख्याल से जो कोर टॉपिक्स की सारी डेफिनेशंस आपको तो पता ही होना चाहिए। ये सिर्फ आपकी मार्क्स की वैल्यू एडिशन करेगा, इसलिए बोल रहा हूं। आगे देखते हैं। खैर, तो ये जो डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग में मेंशन है कि व्हाट इज डिसीजन मेकिंग मींस चूजिंग द बेस्ट वन फ्रॉम द सेवरल अल्टरनेटिव्स। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से जो आपके लिए बेस्ट लगे वो आप जब चूज कर लेते हो तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? choosing the best among the several alternatives. Example, a man can go from their office to home to office by the several ways, by the aeroplane, by the train, by the metro, by the bus, by the any rickshaw, by any bicycle, किसी से भी जा सकता। But the man is choosing among the one of the best, so that is decision making. Getting it or not? तो डिसीजन मेकिंग क्या है डिफाइन कर दो, एंड देन मेंशन द एग्जांपल। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल बहुत घुमा के तो है नहीं, तो आप यहां एग्जांपल मेंशन। देन व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग, यहां लिख देना रीसेंट ट्रेंड। recent trends in decision making। और जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या करना चाहिए आप बताइए। जैसे एक सिंपल सी बात है, आपको इमेजिन करके देखो, आज सुबह उठ के ट्रेन पकड़नी है तो क्या करते हो आप सबसे पहले? नहीं पकड़नी है, बुक तो हो गया है? ट्रेन पकड़नी है तो सबसे पहले क्या करते हो आप? इनिशियली यू हैव अ टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्यूरेसी ऑफ द थिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स? जैसे मैंने कोई इंफॉर्मेशन दिया, आप उससे सेटिस्फाई हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या यूज करोगे आप? यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्यूरेसी। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो यहां पहला अभी रिसेंट ट्रेंड क्या, अब इमेजिन करो मैं बोलूं कि ऐसे चले जाओ दाएं बाएं से और थोड़ी दूर पर आ जाएगा मेट्रो स्टेशन, तो आप क्या करते? गूगल मैप। गूगल मैप इज एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल
यूजेस। तो रिसेंट ट्रेंड ये है टेकिंग डिसीजन, taking a decision by uses of टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूजेस हम लोग ज्यादा कर। अब इसको एलाबरेट कर दो। एग्जाम्पल, अ मैन वांट टू गो टू एनी प्लेस सर्चिंग गूगल। अब ट्रेन के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, ट्रेन के ऐप्स आते हैं और उसका इंक्वायरी बने होते हैं। ट्रेन को पकड़ने से पहले हम इंक्वायरी कर लेते हैं भैया ट्रेन टाइम पर है या नहीं है, या मैप में गूगल पे देख लेते हैं कि ट्रेन टाइम पर है या नहीं है। इज इट और नॉट? तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। देन क्रॉस वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है आज जो डिसीजन लेने का तरीका है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स हम ये सोचते हैं कि हमें यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि सपोज यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन ऑफ मैरी। तो मैरी करने के एडवांटेज तो हैं बट डिसएडवांटेज भी है बिफोर द सिविल सर्विस। तो यू नीड टू थिंक क्रिटिकली कि इज इट गुड और नॉट। और क्रिटिकल थिंकिंग में जैसे मान लो एक बच्चे को एक कोचिंग में एडमिशन लेना है, तो उसको सोचना चाहिए कि जो रिव्यूज लिखे गए, जो टॉपर्स के फोटो लगाए, वो फेक है, फर्जी है। खैर मैं बोलूं राजेंद्र नगर में 99% फर्जी है। कैसे 99% फर्जी है? और अगर कोई लगे कि सच है, सच में फर्जी नहीं, तो मेरे पास लेके बहुत फर्जी। खैर छोड़ दोस्तों, हम नहीं जाएंगे। तो क्रॉस वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूं हाँ वो चीज अच्छी है तो ठीक है, करते हो नहीं करते हो, उसके बाद भी आप वेरीफाई करना चाहिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज इसी को क्रॉस वेरिफिकेशन कहते हैं। एंड थर्ड इज ह्यूरिस्टिक्स। अच्छा, ह्यूरिस्टिक्स इज ऑल्सो, ह्यूरिस्टिक्स भी कई बार हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक्स मीन्स मेंटल शॉर्टकट। ह्यूरिस्टिक्स मीन्स मेंटल शॉर्टकट। आजकल हम हर चीज को शॉर्टकट ढूंढते हैं। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज इमरजेंस ऑफ द कोचिंग। सिविल सर्विस में बहुत सारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए कोचिंग वाले बता देंगे वही वही पढ़ लो, बस उतना ही आ जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सिविल सर्विस इसमें। देन मॉडलिंग ऑल्सो, मॉडलिंग ऑल्सो। So what is modeling? Means someone has said you कि आप 2 बूंदों वाला नहीं 4 बूंदों वाला क्या था, उजाला। कैसे उजाला का कैसे ऐड आता था? उजाला इज जस्ट लाइक कलरिंग थिंग्स, कुछ ऐसे मान लो। तो इट मीन्स आज हम लोग अब मॉडलिंग का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देयर इज सम वैक्सीन प्रोग्राम। वैक्सीन लगवाने जाना चाहिए। अगर इफ समवन मॉडल सजेस्टेड, अमिताभ बच्चन हु वाज रिसेंटली, वैक्सीन लगवाना जरूरी है, 2 गज दूरी जरूरी, so that we will take the decisions on the basis of ये मॉडलिंग मीन्स भैया ने कर लिया तो हम भी कर लेते। so this is another way। और एक तरीके और भी हैं। तो मीन्स अब आप भी लिख सकते हो अपने मन से, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। आज एनालिसिस करके देखो कि हम फैसले कैसे लेते हैं। तो
जो मॉडलिंग या एडवर्टीजमेंट के बेस पर ही तो लेते हैं हम लोग बहुत सारे डिसीजन, एड कितना है, एफिशिएंसी एंड एक्सेट्रा। एंड स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस और आल्सो सोर्सेस ऑफ, इसको हम लोग बाइजनेस बोलते हैं। Several types of bias are also working in our decision making. Getting it? So decision making को बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आप मेंशन कर दें। और कंक्लूजन इसमें लिखना जरूरी है कि कंक्लूजन ये लिख देना कि देयर आर द डिफरेंस वे ऑफ डिसीजन मेकिंग यूज्ड इन अ डिफरेंट टाइम्स, बट contemporary things are so much complex, so decision making is also complex, but the recent trends are इसके लिए बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट्स वगैरह भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल, मैंने कहा इसमें इतने पॉइंट्स से लिखने के लिए डिसीजन के लिए हम लोग बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट्स, एडहॉक फैलेसी जैसी चीजों का भी यूज करते हैं डिसीजन लेने में। ये सब बाइज में ही आता है। देयर इज अ सेवरल टाइप्स ऑफ बाइज, हम बाइज होके भी डिसीजन लेते हैं। खैर आगे देखते हैं, फास्ट करते हैं। हाउ डज जेंडर डिफरेंस अकाउंट ऑफ द बिहेवियर्स? समझ में आए क्वेश्चंस? जेंडर डिफरेंस मीन्स मेल फीमेल के बिहेवियर में कैसे डिफरेंसेस होते हैं, बता सकते हो आप कि नहीं? हाउ डज जेंडर्स बिहेवियर्स अकाउंट्स? तो आपको मैंने बताऊं, एक लाइन में अक्सर क्लास में बोलता हूं कि बाय नेचर प्रकृति ने मेल फीमेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं किया हुआ है। सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट फीमेल कैन प्रोड्यूस चाइल्ड्स बट मेल कैन नॉट प्रोड्यूस। बाकी डिफरेंसेस कहां हमने बनाए? सोसाइटी ने बनाए, हम खुद बनाए, प्रकृति ने डिफरेंस नहीं बनाए। तो मीन्स अब सीधा लिखना शुरू करना। इनिशियली जेंडर डिफरेंस बिहेवियर की हम लोग बात करें तो देयर इज 3 जेंडर्स राइट नाउ। अब तो 3 जेंडर्स हम लोग बोल सकते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स। तो आप ऐसे लिख देना कि यूजुअली अवर सोसाइटी, एक जनरल इंट्रोडक्शन, इन अवर सोसाइटी देयर आर द 3 genders आर देयर, and that all 3 genders behaviors are different. First, on the basis of बायोलॉजिकल बेसिस, तो बायोलॉजिकल बेसिस में दोनों के, तीनों के बिहेवियर्स अलग अलग। इज इट क्लियर? अब बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ाते समय क्या बोलता बताता हूं, बोलो, हार्मोन का नाम जरूर लेता हूं। So in the hormones of male and female is different, and second is brain also. साइकोलॉजी में ऐसा प्रूफ देखा गया कि जो फीमेल जिस ब्रेन का हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उस ब्रेन का हिस्सा मेल कम करता है। जैसे एक वुमेन अपनी जीवन का ज्यादातर हिस्सा लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन से जीती। गेटिंग इट? क्योंकि राइट ब्रेन में लैंग्वेज होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उनका बहुत स्ट्रांग होगा। तो मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन। मेल में अलग हार्मोन निकलते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, वुमेन में एस्ट्रोजन्स, और फीमेल मतलब थर्ड में कुछ भी हो सकता है, उसकी मुझे नहीं पता बायो साइंस क्या। सेकेंड इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस पे, और इसके लिए मैंने एक पीपीटी भी देखो पीछे बना रखा है थोड़ा सा। साइकोलॉजिकल बेस पे तीनों अलग अलग होते हैं। लाइक मेल सोशलाइजेशन इज डिफरेंट, तो आप यहां लिख देना कि मेल सोशलाइजेशन से अलग करते हैं। जैसे आप देखें, मेल का सोशलाइजेशन हम कैसे करते हैं? स्ट्रेंथ से। मीन्स मेल इज मोर स्ट्रेंथियस वर्क्स, इसीलिए उनके चेस्ट ब्रॉड हो जाते हैं आगे चलकर।
ब्रॉड हो गए तो मेल चेस्ट से काम ज्यादा करेगा, मीन्स वो हाथ पैर का इस्तेमाल ज्यादा, वेर एज वुमेन बैठने उठने का काम, माइक्रो लेवल पे डिसीजन मेकिंग बहुत सारा काम करती हैं, तो इसलिए उनकी जो, क्योंकि उठना बैठना बार बार इधर उधर जाना, सो मीन्स फ्रीक्वेंटली दैट इज डन बाई द वुमेन। तो साइकोलॉजिकल बेसिस, तो दोनों तीनों का सोशलाइजेशन अलग अलग, यहाँ यू कैन मेंशन मेल सोशलाइजेशन इज सेपरेट, फीमेल इज सेपरेट, एंड ट्रांसजेंडर इज सेपरेट सोशलाइजेशन। देन नेक्स्ट इज थर्ड पैरामीटर, सोशल कल्चर। सोशल कल्चर is the another way by which behavior difference you can create. Social culture, why? Because here is norms for male is separate, मेल के नॉर्म्स अलग बनाए गए, लाइक ड्रेसिंग नॉर्म्स अलग हैं, बिहेवियर्स नॉर्म्स अलग हैं, ईटिंग नॉर्म्स अलग हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस आल्सो, मेल से अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। Like there is a psychologist Harlow said कि a mother's gives nurturance whereas fathers gives us play setting, father हमें खेलने का मौका देता है। स्टीरियोटाइप्स, मेल के लिए अलग स्टीरियोटाइप्स है, फीमेल के लिए अलग, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग। Eating. Third is environmental factor. Fourth is environmental factors you can mention. So you know that male environments is different, male have more opportunity to access the resources, whereas female have less opportunity to access the resources. So again there is gender difference. Then next is there cultural variations is there. Cultural variations means you know that the cultures are cultures of male are separate, like dressing sense, प्ले सेटिंग, मेल फीमेल के अलग अलग हैं, मेल के खेल अलग है, फीमेल्स के अलग हैं, राइट? उनके फैशंस अलग है, डिजाइन सब कुछ, हेयर स्टाइल्स अलग है। यू कैन डू दैट, ये सब प्रकृति ने नहीं बनाया, हमने बनाया। देन एवोल्यूशनरी फैक्टर्स आल्सो, दैट मेल इवॉल्वमेंट इज सेपरेट whereas फीमेल इवॉल्वमेंट इज सेपरेट। तो आप इन सारे पैरामीटर्स पर मेल फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो, ट्रांसजेंडर को भी सेपरेट कर सकते हो, दे आर डिफरेंट। कौन से? थर्ड जेंडर में ही आ गए ना, सारे थर्ड में आ गए। अपने सिलेबस में भी है, सेकंड पेपर पूरा जेंडर साइकोलॉजी LGBTQR लिखा है। हाँ, एक्चुअल में जो अभी गवर्नमेंट के कॉलम्स बनाए गए, थर्ड अदर्स लिखे हुए, अब सी वो है पूरी जेंडर की स्टडीज हमारे सिलेबस में तो उतना डिटेल में नहीं है, पर जो सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ते होंगे उनको बहुत डिटेल में जेंडर पढ़ाया जाता है। इंडिया में भी है, जेंडर पे भी है, वो अलग है। और भारत में ये चीज़ें, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे हुआ और उसके पहले गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इस पे कहना बोलना चाहा, सो दैट इट इज़ वन ऑफ द बिग थिंग फॉर द मॉडर्न। तो जेंडर को बहुत बड़ा टॉपिक बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए जेंडर, क्योंकि जेंडर्स के बेस पे, जेंडर इज नॉट अ साइकोलॉजी टर्म्स, जेंडर इज अ सोशियोलॉजी टर्म्स, सेक्स इज अ साइकोलॉजी टर्म। सेक्स मीन्स यहाँ पर जेंडर से होता है साइकोलॉजी में, तो जेंडर एक साइकोलॉजी नहीं सोशियोलॉजी का टर्म्स है। ऐसे बहुत टर्मिनोलॉजी है, वो मेरे ख्याल से सोसाइटी वाले नोट्स में लिखे होंगे, सोशियोलॉजी आई मीन सोसाइटी वाले सेक्शन में। हाँ, देन what hypothetical ideas leads to development of projective personality tests? 10 mark का questions है। So these are the things, like projective test की पहले आप definition डाल दो,
व्हाट यू नीड टू पुट, डिफाइन प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट को डिफाइन कर डालो, व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेस्ट। जानते हैं पर्सनैलिटी के 3 टेस्ट होते हैं, इन्वेंटरी, प्रोजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव्स। इन्वेंटरीज का जवाब यस या नो में दिया जाता है। जैसे आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी मम्मा से प्रेम करते हो, तो आप बोलोगे यस या नो, राइट। आप अपनी मम्मा के बारे में बताइए, तो ये इन्वेंटरी नहीं है। इन्वेंटरी में यस या नो में जवाब जाए। इन्वेंटरी कोई भी होगी, अब इसके नाम अलग अलग हैं, MMPI, CPI, EPQ, MCMI, मेनी मोर आर देयर। तो सारी इन्वेंटरीज अलग अलग और सबके अलग अलग। अब इसके बाद इसी में डिफाइन करना पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी इज जस्ट सोशल बिहेवियरल एडजस्टमेंट ऑफ एनीवन, माफ करना फिर से बोलता मैं, सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ एनीवन इज दैट इज पर्सनैलिटी। मीन्स आप अपनी सोसाइटी में अपनी बिहेवियर और अपने इमोशंस को कैसे लोगों को दिखाते हो, कैसे उनके साथ एडजस्ट करते हो, वही आपकी पर्सनैलिटी है। इज इट ओके और नॉट। सम टाइम जैसे आप देखो किसी लीडर का देखो, तो लीडर्स का सोशल एडजस्टमेंट अलग होगा, हमारा, हमारी बहन भाई सबका एडजस्टमेंट अलग होगा। अब बेटे आइजनिक की डेफिनेशन लिख लो। आइजनिक कहता है, आइजनिक ने 31 डेफिनेशन कंबाइन करके लिखा था कि पर्सनैलिटी इज साइकोफिजिकल मैकेनिज्म विच इज स्टेबल एंड डायनेमिक, राइट। तो एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी वो एक साइकोफिजिकल मैकेनिज्म है, अंदर बाहर से मिलकर के बनता है, विच वी नीड टू टेस्ट। अब जब हम उसको टेस्ट, स्टेबल एंड डायनेमिक बोथ। पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें स्टेबल है जो कभी नहीं बदलती, और कुछ चीजें तो समय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती। लाइक आगे अब देखो क्या हाइपोथेटिकल आइडियाज हैं जो प्रोजेक्टिव टेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। थर्ड पार्ट, आइजनिक, that is Eysenck is there। तो ये है। then here is यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल। तो पर्सनैलिटी में सब, जब भी कोई प्रोजेक्टिव टेस्ट बनाया जाएगा तो ये मान के चला जाएगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से यूनिक है। अगर यूनिकनेस नहीं होगा तो फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट फेल हो जाएगा, इसलिए उसमें बहुत सारे आइटम्स रखे जाते हैं। देन होलिस्टिक असेसमेंट, पर्सनैलिटी क्योंकि एक सोशल इमोशनल एडजस्टमेंट है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स होकर के आए, इसलिए जब भी कोई टेस्ट बनाएंगे तो होलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। और पर्सनैलिटी मेजर करने का कोई न कोई थ्योरीज बेसिस होते हैं, और यू कैन से थ्योरेटिकल बेसिस। तो पर्सनैलिटी, कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट बनाएंगे तो कोई न कोई थ्योरेटिकल बेस पे बना होना चाहिए, देन इट इज ओके, अदरवाइज नॉट गुड। Then dimensions of measurement, every personality test measure some dimensions, कुछ ना कुछ वो क्राइटेरिया फाइंड आउट करता है कि ये सोशली एडजस्टेबल है या नॉट एडजस्टेबल है। ज़्यादातर पर्सनैलिटी टेस्ट ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। जी हाँ, अब नो आई वांट टू से कि एवरी पर्सनैलिटी टेस्ट वांट टू चेक द पर्सन इज नॉर्मल और नॉट। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट का भी चेक करते हैं कि वो नॉर्मल है अब नॉर्मल है। जैसे CPI है, CPI टेस्ट कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं जिससे कि वो देख पाए कि पर्सन अपनी जॉब में एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं है। वेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री नाम से ही पता चल गया। अब ऐसे एक टेस्ट है MCMI। MCMI इज अ टेस्ट, या एक और टेस्ट है दैट इज MMPI. MMPI means Minnesota Multi-Axis Personality. So that is used for the assessment of the person is abnormal or not. Mainly abnormality को identify करता है। Then आप कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम बता सकते हो, जैसे आपने नाम सुना होगा DAP, ड्रॉ पर्सन टेस्ट, ऐसे CAT, चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट, TAT, thematic apperception test, all these are the projective tests are there. So lot of projective tests are used to assess the personality. तो क्वेश्चंस की जो डिमांड थी उसको हमने एक फ्लो में बनाया। पहले प्रोजेक्टिव टेस्ट को डिफाइन कर दिया, फिर पर्सनैलिटी को उसी से कनेक्ट कर दिया,
और फिर कोई भी प्रोजेक्टिव टेस्ट बनाते समय किस किस आइडियाज को जरूर ध्यान में रखा जाता है। पहला कि वो कोई भी टेस्ट बनाए तो उसमें यूनिकनेस जरूर दिखना चाहिए, और एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी मेजरमेंट आए, और एक प्रॉपर थ्योरी पर बेस्ड हो, देन डायमेंशंस एक सिस्टमेटिकली एसेस हो पाए, ये ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट पार्ट इज एक बहुत अच्छा सा कॉमन सा कोड दिया हुआ है। हियर इज मेंशन कि knowledge without use is useless. Discuss this statement focusing on the application of psychology in resolving the societal problems. ये फर्स्ट, हाँ बिल्कुल फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। तो कोई भी नॉलेज यूजलेस है अगर वो किसी भी तरह का सोसाइटल वेलबींग के लिए, या अगर उसका यूज ना किया जाए तो। अब इसमें लिखने के लिए देखो, एक सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हो, कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो, और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, बट योर फोकस टुवर्ड द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये है कि राइट, जैसे हम लोग साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं खास तौर से, मेनी साइकोलॉजिस्ट आर देयर, और एक साइकोलॉजिस्ट में बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है रोलो में, whom I quoted once also। तो रोलो में कहते हैं 21st सेंचुरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 21st सेंचुरी इसमें मोरल से डिक्लाइन कर रहा है। दिस इज अ बिग थिंग, राइट। So he has identified some useful studies, or more than 23 books he has written about the just साइकोलॉजी, और जो साइकोलॉजिकल जीवन को अच्छा बनाए। तो रोलो में का ये कॉन्सेप्ट ये था कि जो साइकोलॉजी के बहुत सारे प्रिंसिपल थे जो यूजलेस थे, इवन ही वॉज टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिगमंड फ्रॉयड, बट उस सारे प्रिंसिपल्स को उन्होंने एक ह्यूमन वेलबींग के लिए लेकर के आया। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस को रोलो में को कोट करो। रोलो में ने पहली थेरेपी बनाई एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। उन्होंने एक बुक लिखा लव एंड विल्स, मीन्स हमारी लव एंड विल के बीच में क्या रिलेशन होता है वो उन्होंने बताया। देन एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मतलब 25 से भी ज्यादा किताबें लिखी, मोर देन 25 प्लस बुक्स। हाँ, रोलो में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। और दूसरा मैं कोट करता हूं प्रोफेसर एस्पाल। प्रोफेसर एस्पाल who was a great educationist of India, and he was chairman of ISRO and a scientific advisor of the PM, and recently chairman of the UPSC also. I think he has died right now, जितना मुझे है। तो मैं उनको बहुत कोट करना, वो एक बहुत सिंपल सी बात बोलते थे कि अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च की और रिसर्च करके उससे लोगों के जीवन को सिंपल नहीं बनाया तो उस रिसर्च का कोई यूजेस नहीं है। ऐसे लिखेंगे, द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी रिसर्च टू मेक द ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। गेटिंग? तो जो ये कहना चाहते थे कि इंसान के जीवन को ज्यादा आसान बनाया जाए, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट में नॉलेज हमने अगर प्रोड्यूस कर लिया और उस नॉलेज को हम किसी भी जगह पे यूज नहीं कर सकते तो सिर्फ बुकिश नॉलेज ही बन के रह जाएगा। ये कॉमन सा स्टेटमेंट प्रोफेसर एस्पाल, जो कि एक इंडिया के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उनका नाम मैंने डाल दिया। राइट, यहाँ यू कैन मेंशन दैट प्रोफेसर एस्पाल, इनका लव एंड विल्स, और इनकी दूसरी बुक का नाम है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, एग्जिस्टेंस, एंड एक है मिथ्स ऑफ द 21st सेंचुरी। 25 से भी ज्यादा किताबें लिखी, मोर देन 25 प्लस। अब ऐसे सेम एज, अब एक कंटेम्पररी इश्यूज यहां बता सकते हो आप। कंटेम्पररी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इश्यूज ये है, आप अगर ध्यान से देखो, वो ये है कि 21st सेंचुरी में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हाँ, साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अपने नॉलेज ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उसको सही से अप्लाई
ह्यूमन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नहीं करते, राइट। तो आप इसमें लिख सकते हो कि एक कॉमन सा स्टेटमेंट बनेगा, कोई स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट में दो को कोट कर सकते हो, और एक वर्ल्ड लेवल के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और दूसरा नाम प्रोफेसर यशपाल जो कि इंडिया के बहुत बेहतरीन। तो और अगर सोसाइटल प्रॉब्लम में जैसे साइकोलॉजिस्ट आजकल सोसाइटल प्रॉब्लम, सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कोविड आ गया, तो कोविड के समय भी साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। जैसे उसमें एक टोकनिज्म का कॉन्सेप्ट लाया, अगर आपने वैक्सीन लगाया तो आपको एक सर्टिफिकेट दिलवा देते थे, और उस सर्टिफिकेट का यूज करके आप किसी भी पब्लिक प्लेस में ट्रेवल कर सकते थे, ऑफिस में जा सकते थे। दैट इज कॉल्ड टोकनिज्म। अब जैसे 21 डेज का लॉकडाउन क्यों बनाया गया बता सकते हो? बिकॉज हाँ जी, बिहेवियर साइंस साफ साफ कहती है कि इफ यू विल प्रैक्टिस एनीथिंग 21 डेज, 22nd डेज में वो आपको ऑटोमेटिक जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए कोई भी पर्सन अगर मान लो सुबह में एक्सरसाइज करना उसको अच्छा नहीं लगता, पार्क में योगा करना, मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता, इनकेस ऑफ जिम करना पसंद नहीं करता, 2-3 दिन तो जोश रहता, एक उसको बोलते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है। बट फिर बिहेवियर्स और उसका जो कॉग्निशंस है दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं जाने दो, छोड़ दो। तो तीसरे चौथे दिन आदतें बिगड़ना शुरू होती है। लेकिन अगर वही 21 डेज तक आप अपने आप से फाइट कर लो, तो फिर आप देखोगे 22nd डे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चुपचाप शूज की लेस बांधोगे और मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाओगे। तो एटलीस्ट 21 डेज यू नीड टू फाइट। तो ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए 21 डेज, एक रिसर्च है जिसमें 42 डेज मेंशन है, तो 21 दिन का भी है, और 21 दिन क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ रहा था, तो 21 तो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पर बेस्ड ही। अब देखो बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, मैं थोड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ, विच इज नॉट बेस्ड ऑन द जो ह्यूमन बिहेवियर्स। ह्यूमन का स्वभाव बिना समझे इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई, और वो स्कीम्स आज सब वेस्ट हो गई। बहुत सारी स्कीम, एक नहीं, भारत में स्कीम के अगर बजट देखें तो बहुत बड़ा, कई 100 करोड़ का, मेरे कई 1000 करोड़ का होगा मेरे ख्याल से। बट बहुत सारी स्कीम लेस इफेक्टिव या इफेक्टलेस हैं, रीजन बीइंग बिकॉज दे आर नॉट अप्रोप्रिएटली डिजाइन फॉर एज पर ह्यूमन बिहेवियर्स। इंसान के बिहेवियर को समझे। एग्जाम्पल के तौर पे स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में इंडियन सोसाइटी बहुत क्लियर थी, वो सेल्फ सेंट्रिक क्लीनिंगनेस बहुत अच्छा रखती, लेकिन पब्लिक क्लीनिंगनेस के लिए रेडी नहीं होती, राइट। तो अब पब्लिक, जैसे आप देखोगे, अब कोई भी अपने घर में बाथरूम में जाएगा तो गलत जगह पे बाथरूम नहीं करेगा, बट एक सरकारी बाथरूम में जाएगा, रेलवे स्टेशन के बस स्टेशन पे जाएगा तो शायद वो बाथरूम में सही से नहीं करेगा, वो इधर उधर, आई थिंक समझ गए होगे क्या करके आता है। तो रीजन बीइंग क्योंकि उसको पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना मानता ही नहीं। तो पहले वो रियलाइजेशंस लाना जरूरी था। वो रियलाइजेशंस लाएंगे जब तक उस तरह की साइकोलॉजी पैदा करेंगे नहीं कि भाई पब्लिक में भी अगर आपने कोई चीज फेंका तो भी आप ही का है। जैसे यूरोपियन कल्चर्स में ज्यादा है, यूरोपियन कल्चर्स में पब्लिक रियलाइजेशंस है, तो इसलिए वो लोग बस की पार्किंग भी ठीक से करेंगे, और हमारे यहाँ तो एक के पीछे एक लगा के चले जाएंगे, कार के पीछे लगा देंगे, आप खड़े रहो, इंतजार करते रहो। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो मीन्स बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स आर फेल्ड, रीजन बीइंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is there. In the Piaget's intellectual development task plays through the stages which occurs in a fixed order. तो मीन्स प्याजे का कॉन्सेप्ट क्या था? सिंपल सा, अब जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा उनका तो जरूर सही हुआ होगा। इसका रीजन क्योंकि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने 1500 से भी ज्यादा इस थ्योरी को पढ़ाया होगा, इतनी ज्यादा। रीजन बीइंग क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जीन पियाजे क्या कहना चाहते थे? जीन पियाजे सेज कि बेसिकली हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। SPCF, so what is SPCF? SPCF means sensory motor and pre-operational and concrete operational, then formal operational stages.
सो इनिशियली वो कहना चाहते थे कि ह्यूमन बीइंग अपनी जिंदगी में पूरा थॉट करेक्शन करता रहता, तो मीन्स एक बच्चा अपने जीवन में फिक्स तरीके से थॉट को करेक्ट करेगा, सेंसरी स्टेज में अलग थॉट से जिएगा, देन प्री ऑपरेशनल में अलग, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में अलग, फॉर्मल। इवन पियाजे कहते हैं अ चाइल्ड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट इन द एज ऑफ 11। एक बच्चा एक वैज्ञानिक की तरह सोच सकता है 11 साल में। नहीं नहीं, साइंटिस्ट मैंने बोला। एक बच्चा एक 11th एज में जब आता है, आफ्टर द 11th ईयर, तो थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। और न्यूरो साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुकी है। उसके जो ब्रेन की न्यूरॉन्स हैं लगभग 97 to 99% डेवलप हो जाते हैं इन द एज ऑफ 11। तो मीन्स ये कहना गलत है कि एक बच्चे 11th एज ईयर के बच्चे को ये नहीं पढ़ाया जा सकता, ये नहीं पढ़ाया जा सकता है। न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी के रूल के अकॉर्डिंग कुछ भी पढ़ा दो, उतना पढ़ा दो जितना एक साइंटिस्ट को पढ़ाया जा सकता है, उतना प्रेशर ले सकता है जितना एक साइंटिस्ट ले सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन आवर कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो अब इसका क्वेश्चन यही था कि ये फिक्स स्टेजेस बता दिया। सिर्फ पियाजे ने नहीं बल्कि वाइगोस्की ने भी बताया था। वाइगोस्की ने भी बताया कि एक फिक्स सीक्वेंस में ही डेवलपमेंट होगा, बट ये थ्योरीज बहुत पुरानी हैं और ये आजकल एप्लीकेबल नहीं है। आजकल जो बच्चों में डेवलपमेंट है, चाहे वो ईगो सेंट्रिज्म हो, सेंट्रेशंस हो या डिसेंट्रेशंस हो, वो कभी भी आ जाता है। वो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म जानते कब आता है? तो पूरी थ्योरीज एक बार देख लेना तो हो जाएगा, राइट। पूरी थ्योरीज मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, मुझे लगता है एक क्लास पूरी समझाता हूं मैं सिर्फ जीन पियाजे। तो सी एंड डू फ्रॉम दैट। अब मैं थोड़ा सा फास्ट जानबूझ के करा रहा हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया। देन तो मिस जीन पियाजे के सारे ऑर्डर लिखना और बोलना कि इनके ऑर्डर ये थे, और जबकि ये गलत है। और क्योंकि आजकल हम देखें तो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है। अभी जैसे सोसाइटी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ गया बिकॉज टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शंस एंड सोशल इंटरेक्शंस इनटू द मल्टीकल्चरिज्म हैज इंक्रीज्ड, तो इसलिए बहुत मैटर कर। पहले टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन नहीं था, बच्चे को अल्फ़ाबेट सीखने के लिए बहुत टाइम लगता था, लेकिन आजकल स्कूल में जाने से पहले अल्फ़ाबेट सीख के जाते हैं। आई हैव सीन इंक्लूडिंग माय चाइल्ड आल्सो। तो डिस्कस द फॉर्मेशंस ऑफ द स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ये तो खूबसूरत सा क्वेश्चन। हमारे पास स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस कैसे बनते हैं, उसका तरीका क्या है? उसके तरीके हैं कैटेगराइजेशन, राइट। वी कैटेगराइज द रिसोर्सेस इनटू देम कि वो मेल है, वो फीमेल है, मेल का ड्यूटी ये, फीमेल की ड्यूटी ये है, वो रिच है, पुअर है, राइट। जैसे आप एक सोसाइटी में साइकोलॉजी आपने देखी होगी कि पीपल रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन रिच से चिढ़ते भी हैं। साइकोलॉजी को महसूस किया कि नहीं किया होगा? आप बनिएगा आप देखें, सम पीपल्स आर ट्राइंग टू इंसल्ट द रिच पीपल एंड रिस्पेक्टेड पीपल। जैसे आप ऑफिसर बनोगे, कई लोग आपको बोलेंगे कुछ, डीएम और एसडीएम को मतलब कुछ नहीं समझता हूं मैं वो चीजें आपके साथ होगी। चाहेंगे कुछ आपको ऐसा बोलें, कुछ ऐसा करें जिससे कि वो आप हर्ट हो। बट अगेन, तो कैटेगराइजेशन इज अ बेसिक सोर्स ऑफ द स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज। एक्चुअल में होता क्या है, देखो, जैसे एक ग्रुप है और उस ग्रुप के बारे में हम कोई भी एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर लें, राइट। आप कोई भी एक ग्रुप के बारे में आइडियोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं तो दैट इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप इसी को कहा जाता है। अब स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कॉग्निशन प्लस इमोशन। लिख लो फॉर्मूला, या जीवन में सीख कर रखना, कॉग्निशन प्लस इमोशन इज इक्वल टू स्टीरियोटाइप। और स्टीरियोटाइप ऑलवेज क्रिएट फॉर द स्टीरियोटाइप ऑलवेज क्रिएट फॉर द ग्रुप्स रेदर देन इंडिविजुअल। जैसे एटीट्यूड इंडिविजुअल के लिए होता है, और लेकिन स्टीरियोटाइप किसके लिए होगा? ग्रुप के लिए होगा। तो जो किसी के बारे में कॉग्निशंस और इमोशन से मिल करके हमने स्टीरियोटाइप क्रिएट किया, जैसे हमने वुमेन के लिए स्टीरियोटाइप क्रिएट किया, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए, जातियों के लिए, धर्म के लिए क्रिएट करते हैं। अब इसी ग्रुप से कोई पर्सन चला जाए और मान लो एक्स पर्सन यहां से निकल के गया और उसी के बारे में हम कोई भी पहले से जजमेंट कर लेते हैं, सो दैट इज प्रिजुडाइज। तो प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स आर द, अच्छा, प्रिजुडाइज में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट स्टीरियोटाइप्स ऑलमोस्ट नेगेटिव होते हैं। गेटिंग इट?
तो प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स दोनों अलग अलग, तो पहले डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। यहां लिख दो डिफाइन फर्स्ट, तो आप डिफाइन करिए एंड देन चलिए नहीं बैठ रहा। हाँ, तो डिफाइन कर दो आप, और दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में फिर आप दोनों कैसे बनते हैं इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ मेंशन है कि कैटेगराइजेशंस की वजह से एंड एक्जरेशंस ऑफ द डिफरेंसेस, कंफर्मेशन बाइज, इमोशनल रिस्पॉन्स एंड देन डिस्क्रिप्टरी बिहेवियर्स एंड सोशलाइजेशन एंड कल्चरल सोशल कल्चर फैक्टर्स। तो यहीं से हमारे प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं एंड इट इज राइट नाउ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। स्टीरियोटाइप प्रिजुडिस के फॉर्म चेंज होते हैं। जैसे एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जीएस में कि क्या भारत में से कभी भी कास्टिज्म को खत्म किया जा सकता है, तो इसी साल, अच्छा मुझे नहीं ध्यान है, फिर पीछे आया हुआ कि क्या खत्म किया जा सकता है, जवाब होगा नहीं, कि उन्हें किसी न किसी फॉर्म में वो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे स्टीरियोटाइप प्रिजुडिस कभी नहीं खत्म हो सकता, इस सोसाइटी में किसी न किसी फॉर्म में रहेगा जब तक ह्यूमन बीइंग इज सोशल एनिमल अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। जॉन लॉक कहते हैं ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, इंसान भी तो एनिमल ही है लेकिन एक सोशल। देन थर्ड इज देयर, एक्सप्लेन हाउ डबल ब्लाइंडेड experiment is used that overcomes the experimenter's bias and a participant bias। देखो, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते समय एटलीस्ट आपके पास दो चीजें होती। फर्स्ट एक एक्सपेरिमीटर्स होगा, और एक्सपेरिमीटर्स का कई बार बाइज्ड हो जाता है कि वो पर्टिकुलर कंक्लूजन को निकालना चाहता है। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं, आप बता सकते हो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स कितने हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर बेसिकली टू। वन इज, बोलो, one is that experimental groups and there is control groups are there। तो दोनों ग्रुप्स में अगर हम दोनों ग्रुप ही बाइज्ड हो जाएं, मीन्स एक्सपेरिमेंटर चाहता है कि मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, एक्सपेरिमेंटर ने सोचा कि मैं इस इंफॉर्मेशन को नहीं बताऊंगा, या फिर एक्सपेरिमेंटर ने सोचा कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस इनके बारे में मैं रखता हूं। और जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, पार्टिसिपेंट ने भी सोचा कि मैं भी अपने बारे में नहीं बताऊंगा। इमेजिन करो पार्टिसिपेंट मैरिड है, राइट, और वो मैरिड होने के बावजूद भी छुपा लिया कोई इंफॉर्मेशन, लेकिन उसकी मैरिटल लाइफ का असर उसके पार्टिसिपेंट होने के नाते पूरे रिसर्च पे पड़ रहा हो, तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन छुपाया, तो यहाँ भी गलत हो गया। और दूसरा, रिसर्चर को हो सकता है कि वो 20 साल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, लेकिन कोई 19 ईयर का ही ले लिया हो, या कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट मीन्स इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप कंसेंट लेना जरूरी होता है। विदाउट कंसेंट हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना किया हो, और वो चीज़ें भी कई बार रिसर्च पे बुरा असर पड़ने लगता है। तो जब यहाँ से भी कोई इंफॉर्मेशन इसने इसके बारे में कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई इसने इंफॉर्मेशन ना दिया हो, और इसने भी कोई इंफॉर्मेशन अपनी ना दी हो, तो उस कंडीशंस को ही डबल ब्लाइंडेड कहा जाता है, राइट। हाँ, कि मीन्स ना, ये हो सकता है अल्कोहल पीता हो लेकिन एक्सपेरिमेंटर को ना बताया हो, क्योंकि हो सकता है उस रिसर्च में ऐसे जरूरत हो कि अल्कोहलिज्म वाला पर्सन नहीं चाहिए। इसी को लिखना होता है। तो पहले आप लिखना चाहिए व्हाट इज एक्सपेरिमेंट्स, एंड एक्सपेरिमेंट में एटलीस्ट 3 चीजें होती है। वन इज एक्सपेरिमेंटर, अदर इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, अदर इज अ टॉपिक। यानी जिस टॉपिक या थीम पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको भी मेंशन करना जरूरी होता है। देन हैंग बार बार हो रहा है, खत्म हो गया। एक बार करें। आ गया।
हाँ, तो यू कैन मेंशन एट हियर, इवन आई हैव एक्सप्लेन वेल। ब्लाइंड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल लिखें, और एक्सपेरिमीटर्स की क्या ब्लाइंडनेस हो सकती है वो भी लिख दो। देन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। अब मैंने बहुत बार इस चीज को क्लास में बताई है। इंटेलिजेंस इज अ जनरल एबिलिटी, दुनिया के हर पर्सन में इंटेलिजेंस होता है क्योंकि एक जनरल एबिलिटी है, और ये एबिलिटी सब में पाई जाती है। एक नॉर्मल, किसी से नॉर्मल से कम हो गई तो रिटार्डेड हो गया, और किसी में नॉर्मल से ज्यादा हो गई तो ब्रिलियंट हो गया। तो एक जनरल एबिलिटी, कभी भी मत सोचना कि इंटेलिजेंस मेरे में है और किसी में नहीं होगा, सब में होगा। दिस इज अ यूनिवर्सल एबिलिटी। एंड इंटेलिजेंस को डिफाइन बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने कर रखा है। उसने बोला इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी विच हेल्प इन एडॉप्टेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग्स इन अवर रियल लाइफ। तो दैट इज गिवन बाय वैसलर डेफिनेशन। तो इसमें आप बता सकते हो कि कैसे दोनों डिफरेंट है। देन एप्टीट्यूड कैसे अलग होता है। एप्टीट्यूड इज अ स्पेसिफिक एबिलिटी, ये सब में नहीं पाया जाएगा, या सबके एप्टीट्यूड एक जैसे नहीं होंगे। जैसे आप मेरी पहली क्लास पढ़ते हो तो उसी में मैं समझाता हूं व्हाट इज एप्टीट्यूड्स, राइट। तो इंटेलिजेंस को आप अगर देखेंगे तो ये मेनली हमारे पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड है, पास्ट प्लस प्रेजेंट से रिलेटेड है। जबकि हमारा इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड जो होता है ये फ्यूचर से है, राइट। इट इज क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है इंटरेस्ट प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू एप्टीट्यूड। आपको किसी काम में इंटरेस्ट भी है और फ्यूचर में करने का पोटेंशियल है, तो वही आपका एप्टीट्यूड है। जैसे आपको सोसाइटी में इंटरेस्ट है और सोसाइटी के लिए कुछ करने का पोटेंशियल है, तो मीन्स आप में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड होगा, अदरवाइज नहीं, या पॉलिटिकल एप्टीट्यूड भी हो सकता है। देन इसके डायमेंशंस, एग्जांपल्स, अलग अलग पॉइंट्स पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। और मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लॉजिक्स पहले बताए हुए कि दोनों का एप्लीकेशन अलग है, टाइप्स अलग हैं, और दोनों में मेरिट्स अलग हैं, दोनों के डिमेरिट्स अलग हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट। एक्सप्लेन इन द लाइट इनटू, एक्सप्लेन द टू इन द लाइट ऑफ द जी एंड एस फैक्टर। हाँ 20 जी। अब सेकेंड पार्ट है ना, एक्चुअल में देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट नेम वाज स्पीयरमैन, आपने शायद सुना, पढ़ा या जरूर जाना होगा। स्पीयरमैन कहता है कि हमारे पास बहुत सारी स्टिमुलस से रिलेटेड जी इंटेलिजेंस होता है। जैसे थोड़ी सी हमारे पास मैथमेटिकल समझ होगी, दुनिया के हर पर्सन में थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जरूर आती है। मैथमेटिक्स मतलब बुकिस मैथमेटिक्स नहीं, एटलीस्ट रियल लाइफ में मनी कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशंस एंड स्पीड डिस्टेंस कैलकुलेशंस एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे, हाँ ऐसे कुछ ना कुछ वर्बल एबिलिटी हर किसी में पाई जाती है। कुछ ना कुछ उसमें इस पार्शियल एबिलिटीज भी जरूर पाई जाएगी। नहीं, एक जनरल एबिलिटी की बात बोलूं मैं। हाँ वो तो एप्टीट्यूड में लिख सकते हो, मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात बोल रहा हूँ। इसकी स्टडी करता है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कहता है कि जी इंटेलिजेंस सब में पाया जाए, इसी जी इंटेलिजेंस से कुछ मिक्स हो करके जो सेंटर में बनता है, जो कुछ यूनिक बना देता है, दैट पर्सन्स हैव अ स्पेसिफिक एप्टीट्यूड्स और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। उसका जी और एस का कॉन्सेप्ट आप यूज कर लेना। जी नेवर नीड टू ट्रेनिंग, जिसमें जी इंटेलिजेंस होगा उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ऑलवेज रिक्वायर ट्रेनिंग। लाइक इफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर, म्यूजिशियंस, डांसर्स, यू नीड ट्रेनिंग। बट सर्वाइवल इज अ जी इंटेलिजेंस। हर एनिमल को दो चीजें जरूर आती है, अपने दुश्मन से बचना और अपने लिए फूड इकट्ठा करना। ये उसका इंस्टिंक्ट होता है, राइट, ये उसका प्राकृतिक स्वभाव है, राइट। तो वो चीजें जी इंटेलिजेंस का पार्ट है, राइट। देन इसका अगला पार्ट ऐसे है, व्हाट डू मीन बाय मीन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन। प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शंस का मतलब होता है कि व्हेन आवर परसेप्शंस आर चेंजिंग, राइट। यूजुअली जो हमारा परसेप्शंस है वो हमारे एक्सपीरियंस और समय के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। तो और वो एक परसेप्शंस अगर चेंज होता है तो दैट इज प्लास्टिसिटी इज देयर। इनिशियली ये लर्निंग, इसका फायदा क्या होता है कि आपकी लर्निंग बढ़ जाती है। अगर आपका परसेप्शन चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब आप
लर्निंग नहीं हो पा रही। एंड इफ यू विल टेक अ न्यू लर्निंग, यू नीड टू टेक अ न्यू लर्निंग, चलो यार कुछ अलग से करते हैं, देन इन दैट केस यू नीड टू अगेन प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन। सेंसरी एडेप्टेशंस, सेंसरी एडेप्टेशंस अगेन क्योंकि आप मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। देन रिकवरी फ्रॉम इंजरीज, इसका यूज ये है कि आप किसी भी सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हो क्योंकि आप परसेप्शन चेंज करते हो। एग्जाम्पल अरुणिमा सिन्हा, जिसको ट्रेन से फेंक दिया गया, दोनों पैर कट गए और उन्होंने अपने परसेप्शंस को मॉडिफाई किया एंड शी हैज क्लाइम्ड द टॉप मोस्ट 7 वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन। आई होप यू हैव हर्ड। एंड देयर इज एक 1942 की स्टोरी सुना होगा, जॉनसन करके कुछ पर्सन था, वो एरोप्लेन एक्सीडेंट से गिर गया, उसकी अराउंड 31-32 हड्डियां टूट गई, इंक्लूडिंग उसका लंग्स पंक्चर हो गया, फिर भी वो जीवित रहा। जानते हैं उसने सोच रखा था कि मुझे क्रिसमस डे के दिन उठ के चलना है, तो दैट वाज बिकॉज उसने अपने परसेप्शंस को मॉडिफाई कर लिया। तो बहुत कुछ होता है। ऐसे हम बहुत सारी इंजरीज, आपको मैंने बताया कि हमारे जीवन में 90% 80% डिजीज साइकोलॉजिकल होते हैं, ओनली 20% डिजीज बायोलॉजिकल होते हैं। Then it also help into the critical periods also. Critical periods usually a period when a person become more sensitive toward anything. So it comes में वो खास तौर से adolescence एज में होता है, जो कि स्टैनले हल नाम का साइकोलॉजिस्ट कहता है जीवन का बहुत क्रिटिकल पीरियड है। इस उम्र में बच्चा बढ़ भी सकता है, बिगड़ भी सकता है, और ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं। देन थेरेपेटिक पोटेंशियल्स, इसका यूज करके हम बहुत सारी थेरेपीज करते हैं। अगर अपने परसेप्शंस को चेंज नहीं करते हैं तो थेरेपीज तो बिल्कुल अप्लीकेबल होगी नहीं। जैसे आप मान लो एक मदर है, वो बुद्ध की स्टोरी शायद सुना होगा, जो कि मिलिंद पन्नों में मेंशन है, याद है कि नहीं आपको? मिलिंद पन्नों बुक बुद्ध से रिलेटेड एक टेक्स्ट है और उसमें मेंशन है कि एक माँ एक दिन अपने बुद्ध के पास गई और बोली आप तो भगवान ने मेरे बेटे को जीवित कर दो। तो उस बुद्ध ने वहां पर एक उसके परसेप्शन में चेंज कर दिया, तो उसके सोचने के तरीके में बदलाव आ गया। तो ऐसे बहुत बार हमारे उन्होंने थेरेपी जो दी, दैट थेरेपी इज कॉल्ड क्लाइंट सेंटर थेरेपी, सीसीटी कहा जाता है। देन इसका अगला पार्ट ऐसे है, तो मीन्स इसमें आप पहले डिफाइन करना, एग्जाम्पल लिखना, थोड़ी सी प्लास्टिसिटी परसेप्शन के टाइप बता सकते हो तो बता देना, क्योंकि सेंस आर्गन से जुड़ा हुआ तो उसके जितने सेंसरी सिस्टम उतने टाइप की प्लास्टिसिटी भी होती। देन व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और ये तो सिविल के लिए बहुत जरूरी, और मुझे लगता है कि मैं वही टीचर हूँ जिसने खुद कभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग लिया ही नहीं। आई नीड टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन ऑल्सो, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग क्या है? और मैं बोलूँ यूनिट नंबर 13 का क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 13 के क्वेश्चंस के बारे में मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि उसमें वाइगोस्की या फिर स्किनर का जो लैंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है, तीसरा क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, सीपीएच बोलते हैं, और इसके बाद जो बोलते हैं वो है कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। इन्हीं तीन में से हर बार क्वेश्चन आता है। अब तीनों में से कोई ना कोई एक पूछ लेगा। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने वाइगोस्की थ्योरी पूछ ली, तो इस बार 100% चांसेस था उनको पूछना ही था इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, तो पूछा। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग है क्या, इसको डिफाइन भी हमने कर दिया कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियरली डिले कर पाए, डिलीवर कर पाए, डिले मतलब डिलीवर कर पाए, हाँ एक्सप्रेस कर पाए, और वो जी हाँ वर्बल फॉर्म में या नॉन वर्बल फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिवली बातों को कह पाए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, मैं एक चीज़ अच्छी बताऊं, आरएसएस में दी जाती है, जो कि अच्छी बात है। ये मैंने एक हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर के एक इंटरव्यू मैंने खुद सुना हुआ, अगर कोई झूठी लगे तो क्लिप शायद मेरे पास होगी, दिखाऊंगा। तो ये अच्छी चीज़ है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ब्यूरोक्रेसी में भी दी जाती है, राइट? क्योंकि इससे आप अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छा पकड़ पाते हो और ऑडियंस के माइंड को आप समझ पाते हो। तो मीन्स एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग किसी को देनी है तो उसको अपने ऑडियंस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको बिहेव करना सिखाना पड़ता है। देन और उसके बाद कोशिश करो अपने मैसेज को बेस्ट तरीके से डिलीवर करो, राइट? क्योंकि आप बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी, क्योंकि एवरीवन हैव द बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी। लाइक इफ अ पर्सन इज कैपेबल टू स्पीक हिंदी वेल, सो आस्क देम टू स्पीक हिंदी। जैसे
हमारे प्राइम मिनिस्टर बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी क्या मानते हैं? दैट इज हिंदी। तो ही यूज टू स्पीक हिंदी। तो ऐसे अपने जिसको भी ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप बताओ कि भाई आपका बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, अब बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी क्या है। देन उसके बाद गेट देम टू इन्वॉल्व। कोशिश ये करो कि उसको एक चीज की ट्रेनिंग दो कि वो अपने ऑडियंस को इन्वॉल्व करे। जैसे बीच बीच में भारत माता की जय या कुछ ऐसे नारे या कुछ अच्छे अच्छे बातें बोलते रहिए, वंदे मातरम, लाइक दैट। खैर अभी हमारे पास बहुत अच्छे लीडर हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए, इसलिए मैं उनको ज़्यादा कोट कर रहा हूँ जानबूझ के, इससे कनेक्ट हो जाएगा सिर्फ, और कोई बात। और कम्युनिकेशन करते समय फेस टू फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खासतौर से जब आप सिविल सर्विस में जाना, आप जैसे आंखें ऊपर नीचे करोगे, इधर उधर देखोगे तो समझ जाएंगे कि इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। देन मेक योर आई कॉन्टैक्ट, ये तो सब जानते हैं। आस्क फीडबैक्स, आप पूछते रहें कि भाइयों बहनों कैसा लगा। देन रीड नॉन वर्बल क्यूज। जैसे कभी कभी आप सामने वाले ऑडियंस को पकड़ में आ जाता है कि वो आपकी बातों से कितना खुश है या दुखी हो रहा है। वो बार बार चेयर पे हिल रहा है, डुल रहा है, मोबाइल चेक कर रहा है, मैसेजेस चेक कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो निश्चित तौर से वो पर्सन आपसे बोर हो रहा है, फैटिग हो रहा है। तो इन सबको से बचाने के लिए बहुत सारे लॉजिक्स आप अपना सकते हो। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे वो अवॉइड करो। खास तौर से जैसे गर्मी की वजह से कई बार क्राउड की वजह से, ओवर ह्यूमिडिटी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, एनवायरमेंटल और मे बी एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उससे अवॉइड कराएं। देन दैट विल गुड फॉर यू फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग। और ये तो क्वेश्चंस प्योरली डिस्कस किया हुआ है, तो प्याजे का स्टेटमेंट था, इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट यही है, याद करो, जिसमें लिख सकते हो कि जो फिक्सेशन पूरा प्रिंसिपल लिख देना। जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि एक बच्चे की जिंदगी में जो स्टार्टिंग में, हाँ सिगमंड सिगमंड फ्रॉइड, हाँ, जिस चीज को जीवन में शुरुआती में आप कमी महसूस करते हो, वही चीज आप जीवन में आगे पूरा करना चाहते हो। फ्रॉइड ने इस स्टेटमेंट को दिया और बोला कि इससे पर्सनैलिटी की थ्योरीज कैसे प्रूव्ड होती हैं, तो पूरी फ्रॉइड की थ्योरीज भी बता सकते हो। जैसे हमारे जीवन में फ्रॉइड कहता है कि एक लिबिडो नाम की एनर्जी होती है। लिबिडो में सेक्सुअल एनर्जी होती है, और सेक्सुअल एनर्जी को बचपन से ही बच्चा छुपाता रहता। एक समय जब जेनेटल स्टेज आता है तो पूरी तरह से वो एक्सपोज हो जाता, पूरी तरह से वो एनर्जी बाहर निकल। तो इसका एक और भी, तो मीन्स इसमें बहुत बच्चों को समझ में शायद क्वेश्चन ना आए, तो इससे बचने का लॉजिक है कि पूरा फ्राइडिज्म आप मेंशन करें। फ्रॉइड का फिक्सेशन का प्रिंसिपल प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स आप। फ्रॉइड की एक ही थ्योरी है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, एक ही थ्योरी है। साइको सेक्सुअल मतलब वही एक्सप्लेन करना, क्योंकि 20 मार्क्स में है। हाँ, बट एक्सप्लेन करने का लॉजिक्स आप हाईलाइट ध्यान में रखना कि डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा, अदरवाइज बात गड़बड़ हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर बी इसका, हाउ कैन मेमोरी बी इम्प्रूव्ड। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है। रीजन बीइंग, अगर ईपीजी पाठशाला का मेमोरी का पार्ट नंबर 4 खोले तो उसमें साफ साफ पूरी हेडिंग में ही ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द मेमोरीज। मेमोरी को इम्प्रूव करने का लॉजिक्स क्या है? बाई द लॉसी मेथड, बाई पेगवर्ड मेथड, कीवर्ड मेथड, सी नेमोनिक्स एंड फेस नेम सिस्टम। हाँ, फेस नेम सिस्टम में जैसे अगर मदर टेरेसा को याद करना है तो हो सकता है मदर टेरेसा जैसी आपकी ग्रैंड मदर दिखती हो, तो उनके जैसा भी आप याद कर सकते हैं। ऐसे मान लो कोई बीएड वाला पर्सन हो दिखाई पड़े और उसकी जैसा आपको मान लो कोई पर्सन, हाँ, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, इससे मेमोरी में फिट हो जाता। जैसे आप, मेरा फ्रेंड था तो हम उसको देखते थे, उसको कहते थे शाहरुख खान राइट। तो क्योंकि उसकी स्टाइल ऐसी थी, हेयर स्टाइल भी लगभग ऐसे ही रखता था और दिखता भी लगभग वैसे ही था, तो वी कॉल देम शाहरुख खान। तो अब इसमें निश्चित तौर से कि पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज मेमोरी, और मेमोरी के बाद देन मेमोरी डिवाइस को एक्सप्लेन कर दो 15 मार्क्स में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि हाँ मेमोरी is a constructive and memory can be improved by the several ways, and right now it is big challenge for the everyone because the people are struggling, but it is natural process. memory में forgetting is natural, अगर कोई forgetting ना हो तो फिर तो गड़बड़ है. Human behavior is affected by the multiple factors that tend to overlap, as a result which it is difficult to analyze the causes of behavior. तो जो ह्यूमन का बिहेवियर है, नॉर्मली एक साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं B is equal to H into E. याद करो किसने बोला? कार्ट लेविन ने बोला. तो अब हेरिडिटी में 4 चीजें आती हैं. कौन कौन से? ब्रेन, हार्मोन, जीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं. और एनवायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? फर्स्ट फैमिली, सेकेंड पीयर्स, थर्ड स्कूल्स, एंड फोर्थ other is media, other is religion and workplace. ये सारे फैक्टर्स हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. गेटिंग इट? अब सारे फैक्टर अगर हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो निश्चित तौर से जो ह्यूमन का बिहेवियर्स है इसमें ओवरलैपिंग भी है. जैसे इमेजिन करो अगर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी फूड से भी एसोसिएट हो जाएंगे. क्योंकि इमेजिन करो कि आप अपने फूड में ऐसा फूड ले रहे हो, जैसे आप फ्राइड एग खा रहे हो सुबह में ब्रेकफास्ट में. आज लोग ऑमलेट खाते ना, ऑमलेट. ब्रेकफास्ट में ऑमलेट नहीं लेना चाहिए, ये साइकोलॉजी का रूल है. रीजन बीइंग क्योंकि उसके बॉडी में नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, वो ज़्यादा पैदा होंगे. राइट. ब्रेकफास्ट में नहीं, अवॉइड करना चाहिए. बेसिकली एग को अवॉइड करें. और ब्रेकफास्ट में आप ऐसी चीज़ें लें जो हाई वाटर वाली चीज़ें हों. जैसे आप फ्रूट्स यू कैन टेक दैट एंड अदर थिंग्स, स्प्राउट्स, रफेज वाली चीज़ें, क्योंकि दैट इज़ गुड फॉर अस. अदर इज ऑयली चीज़ को अवॉइड करें ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ऑयली फैटिकनेस को लाएगा मेंटली. उसको ऑयल के जानते हैं ना, सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी से आती है. लेकिन उसके जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है शायद वो जल्दी डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है उसको. हाँ, तो इस तरह से आप ऐसे बहुत सारी चीजें इमेजिन करो. स्कूल है, स्कूल का असर फैमिली पे पड़ता है, फैमिली का तो ओवरलैप्ड है. मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर ओवरलैप्ड और एक दूसरे को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. राइट. हाँ, तो वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. तो इनिशियली अब इससे हम एक कंक्लूजन इन लगा सकते हैं. जो क्वेश्चन पेपर 1 था, अगर हम 8 क्वेश्चंस देखें तो 3 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल आए थे, जो हमें चॉइस वाले थे, कंपलसरी तो करना ही करना. क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप पीछे देखे थे तो इसमें ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन आ रहे थे. देन क्वेश्चन नंबर 6 में सारे प्रिडिक्टेड थे और 7 में प्रिडिक्टेड थे. तो 6, 7 एंड अगर 2 कर लेंगे तो बहुत है. रिमेनिंग आपकी चॉइस एंड योर प्रिपरेशन. तो थैंक यू फॉर द क्लास. थोड़ा सा लास्ट में फास्ट कराएं. इसका रिटन वर्जन आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो सो दैट इट इज़ इजीली टू अंडरस्टैंड. एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग गया होगा क्वेश्चंस का डायमेंशंस क्या होना चाहिए और लिखना क्या है. क्योंकि मैंने जो कॉपी चेक करके देखा, बहुत सारे बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स एंड आउट ऑफ द थीम. तो थैंक यू फॉर द क्लास.